ओके जी, सो ये हमारा जो है डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट्स का जो है हमारे लास्ट टॉपिक है और इसको हम कवर करने जा रहे हैं विच इज़ क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा आप लोग चीज़ों को एफएससी में आप पढ़ के आए हो कि हर एक चीज़ की जो है एक रेजोनेंस वगैरह का एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, देखिए बेसिक थीम क्या है कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है ना उसकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि वो उस पर रेजोनेट या वाइब्रेट कर रहा होता है। कोई भी मशीनरी है, ठीक है, कोई भी ऐसा पार्ट है वो अपने जो है कह लें कि उस पर रेजोनेट कर रहा होता है। सो जब शाफ्ट आपके पास रोटेटिंग मेंबर है और वो उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिस पे वो नेचुरली उसके जो लाजमत एटम्स वगैरह की वजह से और जब वो मूव कर रहा है उसकी वजह से उसमें वाइब्रेशंस आ रही हैं। सो एक उसकी होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी है अगर मीट हो जाती है, यानी कि फ़र्ज़ किया आपके पास शाफ्ट थी और फिर आपने एक मोटर लगा दिया, रोटर लगा दिया, तो अब वो फोर्स फ्रीक्वेंसीज़ भी साथ आप एडअप होने लग रही हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फोर्स फ्रीक्वेंसी जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मीट करती है तो ये रेजोनेट कर जाता है। आप लोगों ने रेजोनेंस का फिनोमेना एफएससी में भी कवर किया था। सो ये जब रेजोनेट करता है ना बहुत डेंजरस हो जाता है। ये रेजोनेट करता है, एम्पलीट्यूड हाई हो जाता है और वाइब्रेशंस की वजह से बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है। ठीक है, बल्कि मैं एक मिनट रुके आप लोगों को एक दिखा देता हूँ आप लोगों की ना इन्फॉर्मेशन के लिए। हाँ, ये बल्कि मुझे एग्जैक्ट मुझे मिल गया। ये आप लोगों को नज़र आ रही है, न्यूज़ है SCG प्लाज़ा जो है ये चाइना का है। ये आप लोगों ने शायद किसी ने ना ये वीडियो भी देखी होगी। ये बेसिकली ये जो टावर है ये प्रॉपर जो है ना ये वाइब्रेट करने लग गया था। बल्कि मैं इसकी ये वीडियो ही यहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली हुआ क्या था, बिल्कुल इसी तरह जो है ना आज से 5 से 7 साल पहले ये हुआ था आपके पास। उसमें बांग्लादेश में हुआ था कि आपके पास एक बिल्डिंग थी, हाई राइज बिल्डिंग थी, अपार्टमेंट से, और वो कोलैप्स कर गई थी। तो जब उन्होंने इसकी स्टडी की ना तो पता ये लगा था कि उन्होंने ना जो जनरेटर था वो उन्होंने टॉप फ्लोर के ऊपर रखा था। तो जो बिल्डिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी और जो फोर्स फ्रीक्वेंसी जो कि वाइब्रेशन जनरेट हो रही थी जनरेटर की वजह से, वो दोनों मैच कर गई थी और रेजोनेट कर गई थी फ्रीक्वेंसी, तो जिसकी वजह से बिल्डिंग कोलैप्स होगी। ठीक है, अगर आप यहाँ देख सको ना इसको थोड़ा सा, अगर आप ये वीडियो को यहाँ देख सको तो ये देखना कि थोड़ा सा जो है ना ये वाइब्रेट जो है ये प्रॉपर हिलने लग जाती है। सो इसकी भी पॉसिबल रीज़न लाजमी आता है। यहाँ जो लेमन टर्म्स हैं या जो नॉन टेक्निकल लोग हैं वो तो ये कहेंगे कि जी पता नहीं किस वजह से हिल रही है, बट बीइंग मैकेनिकल इंजीनियर्स, ठीक है, बीइंग टेक्निकल गाइज, हमें पता है कि लाजमी आता है कि ये बिल्डिंग अब रेजोनेट कर रही है। ठीक है, अगर आप ये इस पॉइंट पे अगर ये फ्रेम ये आई बिलीव अगर आपने बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड देखा हो, सो वहाँ आपको पता नज़र आता है कि प्रॉपर जो है ना वो बिल्डिंग टू एंड फ्रो मूव कर रही है। एग्जैक्टली एट दिस इंस्टेंट में उसको मैं पॉज करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप यहाँ देखो ना ये यहाँ करके इस पॉइंट पे ना वो थोड़ा सा आपको नज़र आएगा। एक मिनट रुकिए, आई थिंक ये दूसरा इमेज जो है शायद इसकी निस्बत ज़रा ज़्यादा क्लियर है। हाँ, इसमें ज़रा ज़्यादा क्लियर है। अगर आप देख सको ना तो आप देख रहे हो कि वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। सो बेसिकली इसकी भी कोई ना कोई रीज़न यही होगी कि आपके पास जो है आके जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो फोर्स फ्रीक्वेंसी है वो मीट कर रही है। अब वो किस वजह से कर रही है, किन अप्लाइंसेस की वजह से कर रही है, वो लाजमी आता है जब इसकी प्रॉपर वो स्टडी होगी तभी पता लगेगा कि क्या पॉसिबल रीज़न था। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगा कि जो है, और यहाँ से हम बेसिकली इसको हम बिल्डअप करते हैं और हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट है वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसीज़ वगैरह क्यों ज़रूरी हैं। आप लोगों का एक पूरा एक सब्जेक्ट आता है मैकेनिकल वाइब्रेशंस का इन योर 7th और 8th सेमेस्टर। सो उसमें आप ये बहुत सारी चीज़ें इन डिटेल आप लोग कवर करोगे। सो मैं जो है यहाँ सो बेसिकली कुछ चीज़ें हम उस तरह इन डेप्थ शायद ना देखें। ठीक है, वो आप लोग जब वहाँ जाओगे आप उसे देखोगे। सो मैंने ये कुछ चीज़ें सिंपल रखी हुई हैं ताकि आप लोगों के जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक डेवलप हो जाए। ठीक है जी, सो क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट को हम स्टार्ट करते हैं।
जो भी हमारे पास सिस्टम्स हैं कंटेनिंग एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स विल पोजेस अमाउंट ऑफ नेचुरल फ्रिक्वेंसीज दैट द सिस्टम विल वाइब्रेट विद पोटेंशियली लार्ज एम्पलीट्यूड। सो बेसिकली जो भी हमारे पास कोई भी ऐसी बॉडी है जो एनर्जी स्टोर कर रही है, सो जब भी नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे आएगा, सो दैट इज गोइंग टू रेजोनेट, दैट इज गोइंग टू वाइब्रेट एट large amplitudes. Any moving kinetic mass stores kinetic energy and spring stores potential energy, ठीक है। सो जो एनर्जी स्टोर हो रही है तो लाजमी होता है जब वो एनर्जी की ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक या काइनेटिक टू पोटेंशियल, या इवन आपके पास ये सोर्स फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में अगर जो है डिसिपेट हो रही है, सो लाजमी होता है वहाँ वाइब्रेशंस आपके पास अकर हो रही होंगी। So shaft meet this criteria rotating with some velocity and deflecting both in torsion and bending. So शाफ्ट्स के केस में इस वजह से ज़रूरी हो जाता है कि शाफ्ट में भी जो है वो चूँकि हम टॉर्क ट्रांसमिट कर रहे हैं, सो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। सो एनर्जी का रिलेशन इसके साथ भी आ रहा है, और ये डिफ्लेक्शन इसमें आपके पास टॉर्जन के केस में भी हो रही होती है शाफ्ट में, और बेंडिंग के केस में भी हो रहा होता है। हमने डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट के जो न्यूमेरिकल किए थे हमने उसमें भी देखा। अच्छा आगे चलते हैं, और शाफ्ट या फिर जो है इन एली एलिमेंट फॉर डैट मैटर दैट इज सब्जेक्टेड टू अ टाइम वेरिंग लोड, ठीक है। जब भी फ्लक्चुएटिंग लोडिंग है दैट इज गोइंग टू वाइब्रेट, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग लोडिंग है नाम से आपके जहन में दैट शुड रिंग सम बेल्स। इवन इफ इट रिसीव्स ओनली अ ट्रांजिएंट लोड सच एज हैमर ब्लो, इट विल vibrate at its natural frequencies just as bell rings when struck, that is called a free vibration। जिस तरह आप लोगों ने यार स्कूल की जो है ना हसीन यादें आप लोगों के लाजमी आता है घंटी वगैरह बजती होगी, सो जब वो आपने देखा होगा जब वो हैमर से उसको स्ट्रक करते हैं, सो वो क्या करते हैं कि आपने एक बार उसे प्रेस तो कर दिया मगर टुवर्ड्स द एजेस आप देख रहे होते हैं कि वो वाइब्रेट कर रहा होता है। सो बेसिकली वाइब्रेशन क्या है, वो फ्री वाइब्रेशन है, ठीक है, कि हमने हल्का सा लोड उसके ऊपर अप्लाई किया और वो जो है वो वाइब्रेट करने लग गया, सो एट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड अ फ्री वाइब्रेशन। बट लाजिम होता है अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो है अब टाइम वेरिंग लोड उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, फ्लक्चुएटिंग लोडिंग उसके ऊपर अप्लाई हो रही है, ठीक है। लेट्स से जिस तरह साइनोसाइडल लोड है फ़र्ज़ किया आपके पास उस किस्म की फ्लक्चुएटिंग लोडिंग है शाफ्ट के ऊपर अप्लाई हो रही है फ़र्ज़ किया, सो दैट इज़ गोइंग टू वाइब्रेट एट इट्स ड्राइविंग फंक्शंस फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी। सो जो फ्रीक्वेंसी आपके पास वो उस लोड के एम्पलीट्यूड की और उसकी होगी बिल्कुल उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर अब वो वाइब्रेट या रेजोनेट कर रहा होगा आपका शाफ्ट या कोई भी ऐसा मटेरियल है। If the forcing frequency happens to coincide with one of the element's natural frequencies, then the amplitude of vibratory response will be much larger than the amplitude of the driving functions, ठीक है, the element and that said to be in resonance. So basically forcing frequency और natural frequency जब meet हो जाती हैं, so वो जो phenomena है that is called resonance। so उसमें क्या होता है कि आपके पास जो amplitude है वो drastically high हो जाता है। so amplitude high हो रहा है, so इसका मतलब है कि आपके पास जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, सॉरी जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है, सो डैट इज़ गोइंग टू वाइब्रेट एट हायर एम्पलीट्यूड्स, इवन हायर एम्पलीट्यूड्स। ओके जी, यहाँ जो हमने बिल्डअप किया यहाँ तक तो किसी को कोई इशू नहीं ना कि रेजोनेंस में और फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी में तो कोई इशू नहीं है ना किसी को। ऑल्सो के जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फ्री वाइब्रेशन ये जनरेट कैसे हो रही है। हाँ जी, मैं बता देता हूँ दोबारा। देखो जो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी है ना, फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी तब जनरेट होगी जब आप उसके ऊपर कोई फ्लक्चुएटिंग लोडिंग उसके ऊपर या कोई लोड अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। सो वो बेसिकली आपके पास होती है फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिस तरह अब आपके पास टाइम वेरिंग लोड, ये जिस तरह डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट में आपने देखा कि लोड अप्लाई हो रहा था, सो बेसिकली उस केस में जो फ्रीक्वेंसी हो रही है दैट इज़ कॉल्ड फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो उस बॉडी या कह लें कि हर एक जो भी आपके पास बॉडी जो रोटेट कर रही है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है वो उसकी अपनी जो है कह लें कि उसकी अपनी एक खासियत है कि वो वाइब्रेट करती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी नेचुरली वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। यानी कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं भी लग रही तो वो एक सर्टेन आरपीएम पे या सर्टेन जो है फ्रीक्वेंसी पे जाके वो रेजोनेट करने लग जाएगी, ठीक है। सो ये हर एक बॉडी की जो है प्रॉपर्टी होती है जिसको अगर आपने टेस्ट करना हो, सो आप सिंपल क्या करते हो कि फ़र्ज़ करो कि आप लोगों के पास जिस तरह बेल होती है जो स्कूलों में घंटी होती है, आप सिंपल जब उसको हैमर से जब आप प्रेस करते हो सो आपने देखा होगा कि वो जो पेन सा होता है वो वाइब्रेट कर रहा होता है। सो बेसिकली वो जो वाइब्रेशन है
अब लाजमी होता है लोड आपने अप्लाई किया और वो ख़त्म हो गया, बट वो वाइब्रेशन फिर भी थोड़ी कुछ अर्से के लिए कंटिन्यू रहती है। सो उसको जो है हम फ्री वाइब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली जो है कह लें कि फ्री वाइब्रेशन का क्या मतलब है, ठीक है, फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, और हमने लास्ट स्लाइड में जो है हमने यहाँ नेचुरल फ्रीक्वेंसी को कवर किया था, जो कि यहाँ था ये, ठीक है। सो ये तीनों में डिफरेंस है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो जो भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है कि वो उसने एक सर्टेन आरपीएम पे जाके उसने करना है, ठीक है। बट जो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी है वो तभी अप्लाई हो रहा होगा जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है। जब आपके पास फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी मीट कर जाती है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है, तो फिर जो है उसको हम कहते हैं रेजोनेंस। जिस तरह मैंने आप लोगों को स्टार्ट में जो वो ब्रिज की आपको दिखाया, जो बिल्डिंग दिखाई थी, अब वो वाइब्रेट करने लगी थी फॉर नो रीज़न। सो बेसिकली क्या हुआ कि सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे बने कि वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे जो है आपके पास मीट कर गया, ठीक है। इवन आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, आप लोगों में से शायद किसी ने नोट किया कि जब अर्थक्वेक आता है, और ये मैंने खुद नोटिस किया था जो 2015 का अर्थक्वेक आया था उसमें, कि जब आपके पास अर्थक्वेक आता है ना, तो आप नोट करो ना, तो ज़मीन की अपनी वाइब्रेशन होती है, आपको वाइब्रेशन की सॉर्ट ऑफ एक साउंड नज़र आती है जब एक सलसला आ रहा होता है, क्योंकि बेसिकली प्लेट्स हैं वो भी मूव कर रही हैं। सो उनकी भी फ्रीक्वेंसी वो जो मूव कर रही हैं, एनर्जी स्टोर हो रही है आपकी ज़मीन के अंदर। सो बेसिकली वो एनर्जी जब उसको मूव की, ठीक है, सो वहाँ जो है आपके पास अब वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो उसकी मीट हुई, सो वाइब्रेशन आपको वो प्रॉपर फील होती, सुनाई देती, ठीक है। सो ये बेसिकली फिनोमेना उसमें आ जाता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी का। सो बिल्कुल वही अब ग्राउंड की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और बिल्डिंग का टॉप पे जो है, जो अगर उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मीट कर जाती है, ठीक है, सो डैट वुड बी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और इसका जो है फार्मूला होता है बेसिकली, अगर आपने ओमेगा एन फाइंड आउट करना है, बल्कि मैं आपको अगली स्लाइड पे ले चलता हूँ। यहाँ देख रहे हो कि ओमेगा एन जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसका फार्मूला है कि ओमेगा एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू ओवर एन, या फिर अगर आपने इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म में बात करनी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो बेसिकली एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो आप देख रहे हो 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ क्यू ओवर एम। सो बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है, आपकी स्टिफनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है मटेरियल का कितना है। अगर इन केस फ़र्ज़ किया कि आपके पास बॉडी का मैस चेंज हो जाता है, ठीक है, तो भी आपके पास जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ सकती है। यानी कि फॉर इंस्टेंस आपके पास वो बिल्डिंग ही थी, फ़र्ज़ करें कि किसी ने क्या किया कि बिल्कुल क्रिटिकल लेवल के ऊपर था, किसी ने हो सकता है मेंटेनेंस के लिए किसी फ्लोर के ऊपर कोई बिल्डिंग का जो एक कह लें कि पोर्शन है या वॉल या 2-3 दीवारें जो है गिरा दी। अब वो 2-3 दीवारें गिराने से हुआ क्या कि आपके पास मैस कम हो गया, बिल्डिंग का मैस कम हो गया, स्टिफनेस उतनी थी। सो क्या हुआ कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ठीक है। सो ये कोई भी फिनोमेना अगर हो सकता है कि वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर नो रीज़न वो क्यों वाइब्रेट करने लगी है, ठीक है। सो ये हमारे पास जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो हम यहाँ से मेजर करते हैं। काशिफ क्लियर है यार, जो सारी हमने डिस्कशन की है अभी? ओके चलें, ठीक है। अगर क्लियर है तो हम फिर आगे चलते हैं। बात आ जाती है कि क्रिटिकल स्पीड और एम्पलीट्यूड रेशो पे। बेसिकली अब हमारा क्वेश्चन ये रेज होता है कि यार हमें पता तो लग गया कि हमारे पास जो है एक जो भी बॉडी है लाजिम वार्ता डाटा इज़ गोइंग टू, मैं बताता हूँ अभी हम उस पर आ रहे हैं, मैं उस पर बताता हूँ आपको। अच्छा देखो, अब बात यह कि हमें कैसे पता लगेगा कि यार वो कौन सा इंस्टेंट है जिसके ऊपर हमारे पास वो जो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ़र्ज़ करो आपने सेटअप था, आपने शाफ्ट थी और आपने गियर लगा दिया, आपने पुली लगा दी। अब आपको कैसे पता लगेगा कि यार हमारी जो शाफ्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो किस पे आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसका जो है मैं आपको एक और रियल टाइम में एक और एग्जांपल भी आप लोगों को दे देता हूँ। यार आप लोग जब गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों ने नोट किया होगा कि ड्यू टू जो है इम्बैलेंस वगैरह आपके पास जो गाड़ी है वो वाइब्रेट या खड़खड़ की उसमें आवाज़ें आने लग जाती हैं एक सर्टेन स्पीड के ऊपर आके, ठीक है। बेसिकली वहाँ जो है आपके पास वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी गाड़ी की मीट हो रही होती है। बट जैसे ही आप थोड़ी सी स्पीड उस स्पेसिफिक स्पीड से ज़्यादा करोगे ना, तो वाइब्रेशंस दोबारा कम हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी। ये आप लोगों ने नोट किया होगा। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि आप लोगों ने वो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी था आपने जिस पे कार की बॉडी ने वाइब्रेट करना था, आपने उसको पास कर दिया, ठीक है। तो आप उसको जो वो फर्स्ट आता है ना, जो पहली वो वाइब्रेशन है जिस पॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। जो फर्स्ट मोड होता है ना वो बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। और आप लोगों ने अब अगर हम नेचुरल सिस्टम में जब आप लोग आओगे ना वाइब्रेशन में, आप लोग इसको देखोगे
कि बेसिकली सिस्टम में फिर डिफरेंट मोड्स होते हैं, फर्स्ट मोड होता है, फिर दोबारा सेकंड मोड होता है। जिस तरह हमारे पास अब कोविड की वेव आप लोगों ने देखा, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, बिल्कुल उसी तरह ये भी आपके पास एम्पलीट्यूड्स में भी डिफरेंट वेव्स होती हैं। फर्स्ट वेव जो फर्स्ट वेव होती है उसका हम फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं, वो सबसे डेंजरस है। उसके बाद सेकंड आएगी, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। सो हमने अवॉइड करना होता है कि हम फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन को नॉर्मली, कि फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो हमारे सिस्टम में ना आए, ठीक है। सो ये हमारा एम होता है। अच्छा, डैट बीइंग सेड, सो जो क्रिटिकल स्पीड है वो बेसिकली वो स्पेसिफिक स्पीड है जिसके ऊपर जाके आपकी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जो अटेन हो जाएगी। अच्छा, अब जो है यहाँ अली ने जो है क्वेश्चन किया था हमारे से कि आपके पास f क्या है और ओमेगा n क्या है, ठीक है। सो जो ओमेगा n है दैट इज़ योर एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। या फिर आप इसको दूसरे लफ्ज़ों में जो है आप इसका यानी कि अगर हम इसे रेसिप्रोकल इसका ले लेते हैं ना, सो बेसिकली वो आपके पास होती है जो fn है, ये बेसिकली कहलाती है फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली वो यानी कि दोनों में डिफरेंस सॉर्ट ऑफ इस तरह से आ जाता है कि जो ओमेगा n है, ठीक है, नॉर्मली एट टाइम्स हम इसको भी फ्रीक्वेंसी ही बोल जाते हैं क्योंकि दोनों के यूनिट्स सिर्फ सेम है, दोनों एक दूसरे के जो है वो रेसिप्रोकल है, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है कि रेसिप्रोकल भी नहीं है, बेसिकली फ़र्क सिर्फ ये है कि ओमेगा n किसी भी इंस्टेंट पे है आपके पास, मगर जो फ्रीक्वेंसी है वो तब आप मेजर कर सकते हो जब आपके पास एक वेव का पूरा जो है वो ये कंप्लीट हो गया, लूप उसका जब क्लोज हो जाता है तभी आप मेजर कर सकते हो। इस वजह से आप देख रहे हो कि 1/2 आपके पास आ रहा हो। 2 क्या होता है, 360 डिग्री, यानी कि जब कंप्लीट राउंड फ्लिप, यानी कि यहाँ से शुरू हुआ 0 से, ये 180 से ये देखो 270 और फिर 360, यानी कि 2 उसने पूरा डिस्टेंस ट्रैवल किया। सो जो है ये उसको जो है हम एफ से डिनोट कर देते हैं, यानी कि लूप में कह लें कि या बेसिकली वेव के अंदर जो है वो कितना जो है बेसिकली आपके पास आ रहा है। सो बेसिकली दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। यानी कि दोनों को जो है आप कह लो कि क्रिटिकल स्पीड कह लो, एक क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कह लो, दोनों बेसिकली सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। अच्छा, अब यहाँ अगर आप देखो तो यह इसको हमने प्लॉट किया हुआ है। यहाँ जो है ना आपके पास ये एम्पलीट्यूड रेशो है। एम्पलीट्यूड रेशो का मतलब ये है कि जब आप इसको चले मैं इसको कुछ ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि यार हमारे पास ये शाफ्ट थी, ठीक है। तो शाफ्ट जो है ना लाजमी बात है इसके ऊपर डिफ्लेक्शन आ रही है, ठीक है। या फिर अब ये देखो ये वेव है ना, सो उसके अंदर ये जो एम्पलीट्यूड है दैट इज़ वाई। सो बेसिकली हम इसको जो है ना मेजर कर रहे हैं कि आपके पास जो है वो एम्पलीट्यूड रेशो क्या है आपके पास के वाई आउट ओवर वाई इनके बेसिकली इनिशियल जो है वो वेव के स्टार्ट में जो है वो डिफ्लेक्शन कितनी थी, पीक पे फिर कितनी आई, उनके दरमियान वो रेशो क्या है, ठीक है। और उसके बाद जो एक्स एक्सिस पे है बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी रेशो है कि फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी कि जो आपने गेयर्स और मोटर लगाई है, ठीक है, और पुली वगैरह लगा दिया उसकी जो गेयर वगैरह है और जो मोटर वगैरह है उसकी वजह से फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास, यानी कि वो कितने आरपीएम पे रोटेट कर रही है फ़र्ज़ किया मोटर, ठीक है। लेट्स से जिस तरह आप लोगों का ये डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट का न्यूमेरिकल था, ठीक है, और वो रोटेट आपके पास कर रहा था 1725 आरपीएम पे। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने एन जो है वो 1725 आरपीएम लिया, ठीक है। सो बेसिकली 1725 आरपीएम क्या है, वो बेसिकली उसकी फोर्स फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। यानी कि अगर आप जो से एन को कन्वर्ट करोगे ना ओमेगा में, सो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास ओमेगा एफ कहलाएगी कि फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है। और जो ओमेगा एन है वो बेसिकली शाफ्ट की नेचुरल उसकी प्रॉपर्टी है कि उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है। सो जब भी केस होगा हमने कोशिश करनी है कि कोशिश ये करना है कि वी हैव टू मेक श्योर कि आपके पास कभी भी ये जो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी है ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी को ना मीट करे, यानी कि देयर इज़ गोइंग टू बी सम लिमिटेशन कि आपने कितने आरपीएम इस शाफ्ट के थ्रू आप आगे ट्रांसफ़र कर सकते हो, कितना टॉर्क आगे ट्रांसफ़र कर सकते हो। सो इसकी यहाँ इम्प्लीकेशन आपके पास आती है। सो आप यहाँ देख रहे हो कि जब फ्रीक्वेंसी रेशियो जो है ओमेगा एफ ओवर ओमेगा एन अप्रोचेस टू 1, द सिस्टम इज इन रेजोनेंस एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ रेजोनेंस अप्रोचेस इन्फिनिटी विदाउट डैम्पिंग। ये फर्स्ट केस है। अभी डैम्पिंग को भूल जाओ, यानी कि अभी हमने ना ऐसा कुछ नहीं लगाया हुआ, ठीक है। सो आप देख रहे हो कि जैसे फ्रीक्वेंसी रेशियो 1 आपके पास हुई, सो आप यहाँ देख रहे हो कि आपके पास ये एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली देख रहे हो ये बढ़ता जा रहा है आपके पास, ठीक है। सो ये बेसिकली ये किस वजह से है, क्योंकि वो रेजोनेंस पे है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना हम जब आप वाइब्रेशंस पढ़ोगे ना, सो हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं डैम्पिंग का, कि बेसिकली हम अब किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं कि यार ये अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे जाके रेजोनेट ना करें। सो लाजमी होता है कोई ना कोई ऐसा मटेरियल हो जो उसको डैम्प कर ले, ठीक है।
यानी कि फ़र्ज़ करो यार, जिस तरह आप लोग अगर क्रिकेट खेलते तो आप लोगों ने पैड आप लोग पहनते हो, ठीक है। पैड किस लिए कि यार अगर टांग पे अगर बॉल लग रही है सो आपकी जो है वो टांग को नुकसान ना वो पैड के ऊपर लग जाए, तो पैड क्या है, एज अ डैम्पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। वो डैम्प कर रहा है, यानी कि जो उसका इफेक्ट आपके पास फोर्स का आ रहा था उसको इफेक्ट को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। सो यही काम हमारे पास जो है ना यहाँ कह लें कि जो डैम्पर होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है। डैम्पर सिंपल आपके पास क्या हो सकता है, मैं आपको सिंपल अगर एग्जांपल दूँ ना, तो फर्ज करो कि यार आपके पास ये एक जो है ना कि ये आपके पास ये पिस्टन है, ठीक है, और सिंपल इसके अंदर ऑयल है। सो जैसे ही आपके पास जो है ना फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो क्या करेगा कि आपके पास ये पिस्टन जो है डाउनवर्ड मूव करेगा। अब यहाँ ऑयल है, आपको पता है वो जो लिक्विड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, सो उसकी वजह से क्या होगा कि वो उसके इफेक्ट को वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा इवेंचुअली, और ओइंग टू इट्स हायर विस्कोसिटी एज वेल ऑयल की, सो वो उसके इफेक्ट को जो है वो कह लें कि कम करने की कोशिश करेगा। सो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड बेसिकली द डैम्पिंग, ठीक है। सो अब आप देख रहे हो कि जहाँ डैम्पिंग रेशो जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, मसलन यहाँ देख रहे हो ये जो आपके पास ये होता है ना, इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ये इसको ईटा बोलते हैं, ये ग्रीक लेटर है। सो बेसिकली आप देख रहे हो कि जहाँ एम्पलीट्यूड इसका कम था 0.05, आप देख रहे हो कि वो आपके पास एम्पलीट्यूड यहाँ है, जहाँ 0 था वो देख रहे हो बिल्कुल टॉप पे चला गया। उसके बाद आप देखो कि यहाँ 0.1, 0.2, 3 जिस तरह ये बढ़ता जा रहा है आपके पास डैम्पिंग इफेक्ट, उसी तरह जो रेजोनेंस पे आपके पास देख रहे हो मोड जो है वो कम होती जा रही है, यानी कि हम उसको डैम्प करते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप डैम्पिंग बढ़ाओगे वैसे वैसे जो एम्पलीट्यूड रेशियो है वो कम होती जा रही है, ठीक है। सो ये हमारे पास जो फर्स्ट केस था ये हमारे पास है एक्सटर्नली फोर्स्ड वाइब्रेशन रिस्पांस का, कि जब आप बाहर से कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो कि मोटर वगैरह से आपने आरपीएम प्रोवाइड किए, ठीक है। बिल्कुल सेम केस जो है ना वो सेल्फ एक्साइटेड वाइब्रेशन रिस्पांस का भी होगा, कि आपके पास बॉडी में कोई भी आपने जो एक्सटर्नल फोर्स नहीं की, ठीक है, बट लाजमी होता है अगर इन केस आप शाफ्ट को वैसे ही रोटेट करें, कोई लोड भी नहीं लगा हुआ, तब भी जो है उसके ऊपर कोई ना कोई वाइब्रेशन वाइब्रेट तो उसने तब भी करना है, ठीक है। सो बेसिकली वो आपके पास सेल्फ एक्साइटेड वाइब्रेशन होंगी, ठीक है। या फिर जिस तरह आपने हैमर को एक बार स्ट्रक कर दिया, या फिर आप गिटार की तार आप एक बार प्रेस करते हो, ठीक है, नोट को प्रेस करते हो, वो वाइब्रेट करता है थोड़ा सा, ठीक है। या उससे भी ज़्यादा जो है अगर आप लोगों ने रबर बैंड के साथ अगर जो छेड़खानी की तो रबर बैंड जो वो इनफैक्ट जो है वो भी वाइब्रेट करता है। सो आपने देखा होगा कि अगर कोई डैम्पर नहीं है तो वहाँ सेल्फ एक्साइटेशन में भी आपके पास एम्पलीट्यूड देख रहे हो कि वो बिल्कुल यहाँ ऊपर इन्फिनिटी को टच कर रहा है, और जैसे जैसे डैम्पर आपके पास अप्लाई करे वैसे वैसे आपके पास डैम्पिंग इफेक्ट की वजह से जो एम्पलीट्यूड रेशियो है वो कम होती जा रही है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो पूरी डिस्कशन है इसे कह लें कि हम क्या अपनी शाफ्ट के केस में, यानी कि बाकी तमाम तो हमने डिस्कशन की, तो शाफ्ट के लिहाज से हम इसमें क्या चीज़ें इन्फर कर सकते हैं, ठीक है। सो उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि द स्टार्टअप्स एंड द शटडाउन्स में बी इनफ्रीक्वेंट। नॉर्मली जब आपके पास सिस्टम स्टार्ट हो रहा है तो उस टाइम वो ज़्यादा आपके पास वो आपको पता है सर्ज एक बेसिकली होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा आता है। सो उस टाइम स्टार्ट में उसका, या फिर जिस तरह नॉर्मली एसीज़ में आप लोगों ने बात सुनी होगी कि जी उसका इंटेक करंट बहुत ज़्यादा है, कि स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा पावर लेगा। सो लाजमी बात है वो नॉर्मल फंक्शन से शायद वो ज़्यादा वहाँ फ्रीक्वेंसी ले, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे, या शटडाउन के ऊपर हो सकता है ये इनफ्रीक्वेंट हो, ठीक है, बट ऑलवेज बी कंप्लोज्ड रेडिली टू गेट थ्रू द रेजोनेंस पीक बिफोर एनी डैमेजेस कॉज्ड बाय एक्सेसिव डिफ्लेक्शन। सो बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि यार आपके पास जो बैक एंड पे आप शाफ्ट के लिए मोटर वगैरह लगाओगे ना, उसकी पावर इतनी होनी चाहिए कि जो ये एक सर जाना है ना उसको भी वो कवर कर सके, ठीक है। कहीं ये ना हो कि यार आपने फ़र्ज़ करो कि आपने ना प्रोवाइड करना था टॉर्क लेट से 70 पाउंड्स इंचज़ की बात कर लेते हैं, और आपने जो बैक एंड पे जो मोटर प्रोवाइड की ना, वो मोटर भी जो है वो हार्डली प्रोवाइड कर रही है 71 पाउंड इंचज़, ठीक है। सो लाजमी बात है 71 वाली जो मोटर है ये 70 स्टार्ट में तो वो उसको 70 पे वो लेके ही नहीं जा सकी, क्योंकि जो स्टार्ट में सर जाना है हो सकता है कि वो 70 की जगह स्टार्टअप पे शाफ्ट को जो है वो 100 पाउंड इंचज़ का टॉर्क रिक्वायर्ड हो। सो आप लोगों ने जो बैक एंड पे जो आपने मोटर लगानी है वो इतनी पावरफुल लगानी है कि वो उसको इस रेजोनेंस के फेज से जो है निकाल सके बाहर, क्योंकि अगर इस ये फर्स्ट मोड या इस इनिशियल वाले सेट से नहीं निकाल सकेगी ना, तो आपका जो हमारे पास जो शाफ्ट है वो बेसिकली डैट इज़ गोइंग टू बी स्टक इन द रेजोनेंस। या जिस तरह आप ये देख रहे हो कि आपके पास ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन था, ये बिल्कुल पीक पे गया और उसके बाद ग्रेजुअली ये रिड्यूस होकर दोबारा ये नीचे आ गया। फर्स्ट मोड हमने गुजार दिया, अब सेकंड मोड कहीं आगे जाके आएगी।
तो बेसिकली ये कैसे पॉसिबल हुआ कि हम लोगों ने बैक एंड पे हमने मोटर इतनी पावरफुल लगाई कि उसने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से उसको बहुत जल्दी वो उसको आगे ले गया, ठीक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का ये मतलब नहीं है कि सिस्टम इज़ गोइंग टू ब्रेक। अगर आपके पास डैम्पिंग आप प्रॉपर कर रहे हो तो आपने देख रहे हो ग्राफ में आपको एविडेंट है कि वो जो एम्पलीट्यूड है वो कम आ रहा है, बट जो नोड होता है हमने उसको पास ऑन, हमने उसको आगे करना होता है। और अगर हम रियलिस्टिकली स्पीकिंग की बात करें, सो मैंने आप लोगों को जो कार की वाइब्रेशन की आपको एग्जांपल दी, सो आपको फर्स्ट नोड ऑफ वाइब्रेशन तो आप बहुत बार आप लोग शायद जो है उसको कवर करते हुए आए हो, बट हाँ अगर इन केस आपके पास वो डैम्पिंग नहीं है या बैक एंड पे प्रॉपर आपने जो है इतनी पावरफुल मोटर फर्स्ट के नहीं लगाई हुई, सो देन फर्स्ट मोड इज़ गोइंग टू बी कैटास्ट्रॉफिक। जिस तरह यहाँ देख रहे हो कोई डैम्पिंग नहीं है तो डैट इज़ अप्रोचिंग इन्फिनिटी, सो यहाँ सिस्टम लाजमी आता है डैट इज़ गोइंग टू ब्रेक और कैटास्ट्रॉफिक कुछ भी इवेंट अकर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो द सफिशिएंट ड्राइविंग पावर मस्ट बी अवेलेबल टू प्रोवाइड, एक मिनट रुकें, ये आपके साथ ही ऐड हुए हैं, उनको ज़रा मैं ऐड कर रही हूँ पहले। ओके जी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है आपके पास जो sufficient driving power must be available to provide the energy absorbed at resonance by the oscillation in addition to accelerating the rotating mass, ठीक है। If the driver lacks sufficient power then the system may stall in resonance, unable to increase its speed in the force of potentially destructive vibrations that is called Sommerfeld effect, ठीक है। सो हमने ये जो सारी डिस्कशन की इसको हम सोमरफील्ड इफेक्ट कहते हैं, और ये इस वजह से ये हमारे पास ज़रूरी है कि, और ये तमाम मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिया। ये पॉइंट क्लियर है यार आप लोगों को, इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं है ना किसी को, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के लिए यूज़ हैं, ठीक है। कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी आ गई, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने कर ली। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या थी, फिर उसके बाद आपके पास एम्पलीट्यूड रेशो क्या है, ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी रेशो क्या है, ठीक है। सो क्लियर है यार ये चीज़। आवाज़ नहीं आ रही यार, आपकी तो आ रही है। क्लियर है। अच्छा चलें, एक मिनट रुकें, मैं अच्छा देखो हसन, फोर्स फ्रीक्वेंसी क्या है कि यार आपने ना एक सिंपल शाफ्ट है आपके पास, ठीक है, और आपने क्या किया कि इसको आपने रोटेट कराने के लिए ना आपने यहाँ एक मोटर लगा दी है, ठीक है। अब मोटर जो है ना इसको टॉर्क प्रोवाइड कर रही है। सो बेसिकली जो मोटर की वजह से जो टॉर्क इसके ऊपर प्रोवाइड हो रहा है, या कह लें कि जो फ्रीक्वेंसी इसकी वजह से आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लियर है, फोर्स फ्रीक्वेंसी क्लियर है। अब दूसरी आपके पास होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये है कि यार आपके पास ये कोई भी चीज़ ना यहाँ मौजूद है, आपने कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया, अगर इन केस ये शाफ्ट वैसे ही रोटेट कर रही है, ठीक है, यानी फिर कह लें कि आपके पास जो है ना यहाँ गियर वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसको मोटर से ज़्यादा बेहतर एग्जांपल है कि मैं गियर की बात करूँ, कि आपके पास ना यार ऐसे है कि ये शाफ्ट है, ठीक है, और शाफ्ट के ऊपर यहाँ लगा हुआ था गियर। अब ये जो गियर है लाजमी आगे एक और गियर के साथ कपल्ड है और ये आगे पावर ट्रांसमिट हो रही है। सो ये जब गियर मूव कर रहा है तो ये जो शाफ्ट है इसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। सो ये जो गियर की वजह से शाफ्ट के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स फ्रीक्वेंसी। बट अगर इन केस आपके पास ये गियर नहीं है और आपके पास ये शाफ्ट जो है वो फ्रीली वैसे ही रोटेट कर रही है, तब भी उसके अंदर वाइब्रेशंस तो आ रही होंगी। सो वो जो वाइब्रेशन है वो बेसिकली उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, कि नेचुरल वाइब्रेशन उसकी क्या है, नेचुरली जो है वो किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो आप लोगों को पता है कि यार कभी भी जो एटम्स आपके पास हैं, ठीक है, या जो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स वगैरह वो कभी भी एट्रेस नहीं होते, बल्कि वो रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं, भले वो सॉलिड है, भले लिक्विड है, भले वो गैस है, ठीक है। सो बेसिकली जब वो मूव कर रहे हैं और वो आप बाउंड्री से स्ट्रक कर रहे हैं और अपनी एनर्जी गिव अप कर रहे हैं, तो लाजमी बात है कि नेचुरली भी आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी, या कह लें कि हर एक बॉडी जो वाइब्रेट तो कर रही है। इवन व्हेन आई एम स्पीकिंग बेसिकली हो क्या रहा है कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, यानी कि जो ये साउंड वेव्स हैं बेसिकली ये किस तरह प्रोड्यूस है, वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है और आपको ये सुनाई दे रहा है, और वही फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास वो ट्रांसफ़र होते हुए आप जो है हेडफोन्स के थ्रू इसको सुन पा रहे हो, ठीक है। सो ये चीज़ है। क्लियर है यार अब ये फोर्स्ड और नेचुरल वाली डिबेट, क्योंकि वी नीड टू कवर इट जो है
इसमें यार किसी को अभी कोई मसला हो तो प्लीज़ बता दो। एम्पलीट्यूड रेशो का बता दें यार। एम्पलीट्यूड रेशो बेसिकली जो है ना अच्छा एक मिनट रुके, मैं बेसिकली वही मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ना एक प्रॉपर मैं ग्राफ से अगर ये दिखा दूँ ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा नॉर्मली जो एम्पलीट्यूड रेशो होती है ना वो बेसिकली आपके पास रेशो होती है इन बिटवीन के जो डैम्प्ड आपके पास ऑसिलेशंस हैं और जो आपके पास अनडैम्प्ड यानी कि जो आपके पास एम्पलीट्यूड आ रहा है ना, जो वाइब्रेशंस की पीक आ रही है। लाजमी होता है, देखो यार, अगर ये आपके पास ये शाफ्ट है, ठीक है, अगर ये रोटेट कर रही है तो लाजमी होता है इसमें यहाँ डिफ्लेक्शन आ रही होगी, ठीक है, ये सॉर्ट ऑफ यूँ नीचे को आ रही होगी। सो बेसिकली ये इनके दरमियान रेशो है कि आपके पास अगर आप यूज़ कर रहे हो ना कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वाइब्रेशंस के लिए, तो उसकी वजह से आपके पास कितनी आपके पास एम्पलीट्यूड आ रहा था, ठीक है, और आप अगर जो है आप कोई सोर्स नहीं यूज़ कर रहे तो उसकी वजह से आपके पास वो एम्पलीट्यूड जो है कितना आ रहा था। सो बेसिकली इन दोनों के दरमियान आपके पास रेशो होती है, ठीक है। क्लियर है यार ये चीज़? ओके अच्छा, जस्ट वेट अ मिनट यार, आई थिंक गुड। उसके लिए सामने देख रहे हो एक फार्मूला आपके पास गिवन है, ओमेगा n इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर एम, ठीक है, वेयर के इज द स्टिफनेस और एम जो है वो उसका मैस है। ये जो सामने आपके पास फार्मूलाज लिखे हुए हैं दोनों, ये आपके पास बेसिकली नेचुरल के लिए ही है। एम्पलीट्यूड रेशो की बेसिकली डेफिनेशन बेसिकली इसकी ये है कि आपके पास जो है ना अगर आपके पास एक ऑसिलेशंस आ रही हैं डैम्प या फिर बेसिकली आप इसको यूँ समझो कि अगर आपके पास डैम्प्ड और अनडैम्प्ड जो आपके पास होती है ना फ्रीक्वेंसीज, उनके दरमियान जो बेसिकली रेशियो है दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रेशियो, यानी कि जो आउट है आप उसको ये समझो कि वो आपके पास अगर आप एम्पलीट्यूड रेशियो जो है ना, बल्कि ठीक है यार, मुझे वो ग्राफ एग्जैक्ट वो चीज़ मिल नहीं पाई जो मैं बेसिकली चाह रहा था ना, जो मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर सकूं। अच्छा, बेसिकली मैं आपको ना थोड़ा सा क्लियर यहाँ से करने की कोशिश करूँ। बेसिकली जब हम ये वाइब्रेशंस में पढ़ते हैं ना, सो जिस तरह आप ये स्प्रिंग का सिस्टम देख रहे हो, बेसिकली हम इसके ऊपर हम ये पूरी स्टडी करते हैं और इसे हम पे फिर ये तमाम चीज़ें डिराइव करते हैं। सो बेसिकली आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ दो केसेस आपके पास आ रहे हैं, एक है स्प्रिंग मैस अनडैम्प्ड और एक आपके पास है स्प्रिंग मैस क्रिटिकली डैम्प्ड, ठीक है, या फिर ओवर डैम्प्ड। ओवर डैम्प्ड में तो वैसे ही आपके पास नहीं आएगा ना, अंडर डैम्प्ड हो तो जो है या अनडैम्प्ड है उसके अंदर वाइब्रेशंस आपके पास ज़्यादा होती हैं, ठीक है।
सो बेसिकली जो एम्पलीट्यूड रेशियो है ना वो आपके पास रिलेट करता है इन बिटवीन कि आपके पास अनडैम्प्ड, अगर आपके पास सिस्टम वैसे ही चल रहा है यानी कि स्प्रिंग मैश सिस्टम बिल्कुल सिंपल वैसे ही है, तो उस टाइम पे उसकी क्या डिफ्लेक्शन आ रही थी, और जब आपने डैम्पर आपने लगा दिया तब आपके पास जो है उसकी क्या आपके पास रेशियो आ रही है। ठीक है, जिस तरह आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ जैसे जैसे वाई की एम्पलीट्यूड रेशियो की वैल्यू छोटी है वैसे वैसे आपके पास ये जो डैम्पिंग आपके पास है यहाँ डैम्पिंग रेशियो उसकी वैल्यू भी आपके पास बढ़ती जा रही है। सो बेसिकली जो वाई इन है दैट इज़ बेसिकली कि आपके पास जो है वो डैम्प्ड कितनी है आपके पास एम्पलीट्यूड, और जो वाई आउट है वो बेसिकली है कि आपके पास अनडैम्प्ड कितना एम्पलीट्यूड है, यानी कि जब आपने कोई भी ऐसा मीडियम नहीं यूज़ किया जो कि एज अ एब्जॉर्बर यूज़ हो सके। ठीक है, या जिस तरह बाइक में सिंपल आपके पास अगर शॉक एब्जॉर्बर ना लगाओ तो क्या होगा, देखो जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है या डैम्प वाइब्रेशन है उसका फ्री और फोर्स से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, डैम्प का मैंने आप लोगों को यहाँ देखो यार वो कहाँ गया हमारा खूबसूरत सा पिस्टन, हाँ ये देखो ये मैंने बनाया हुआ है, ये देख रहे हो। बेसिकली आप इसको ना कुछ ऐसे समझो, चलो इसको मैं कि नहीं यहाँ एक सिस्टम बना लेता हूँ। ठीक है, आपके पास ये स्प्रिंग है और ये जो है ना मैंने एक मैश लगा दी है। ठीक है, और इसके साथ ही पैरेलल में भी जो है ना मैंने क्या किया कि मैश को मैं चले थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, और यहाँ जो है ना मैंने क्या किया कि एक ये पिस्टन लगा दिए। ठीक है, ये इसका प्लंजर हो गया और यहाँ इसके अंदर ऑयल भरा है। अब आप मुझे खुद बताओ जब आप मैश को यहाँ पीछे से करके छोड़ोगे जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसने तो टू एंड फ्रो वाइब्रेट करना है। ठीक है, बट जो आपके पास यहाँ ये डैम्पर यूज़ हो रहा है, ठीक है, उस्मान आपको आवाज़ नहीं आ रही है, बाकी कंफर्म कर सकते हैं आपको आवाज़ आ रही है? आ रही है, ठीक है, ओके ठीक है। जिनको आवाज़ नहीं आ रही काइंडली आप थोड़ा सा अपना सिस्टम देख लीजिए, आपके एंड पे इशू है। अच्छा देखो अब यहाँ हो क्या रहा है, देखो अच्छा अब यहाँ क्या हो रहा है कि जब ये आपने से वैसे तो टू एंड फ्रो मूव करना था। ठीक है यार, इसके लिए एक मिनट ओके। अच्छा अब इस केस में चले मैं थोड़ा सा साथ साथ आपको बता देता हूँ। बेसिकली होता है क्या कि जब आप मूव कर रहे हो ना तो स्प्रिंग ने तो टू एंड फ्रो मूव करना था, बट जो आपने डैम्पर लगा दिया यानी कि एज अ प्लंजर लगा दिया तो वो जब टूवर्ड्स बेस मूव कर रहा होगा ना स्प्रिंग आपका, यानी कि इस साइड को इनवर्ड मूव कर रहा होगा तो लाजमी बात है वो ये भी मूव करेगा, और यहाँ आपके पास जो है वो लिक्विड मौजूद है और लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है। सो जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जो इफेक्ट आ रहा है ना वाइब्रेशन का जो मूवमेंट है उसको आपके पास ये जो पिस्टन एयर जो ऑयल है ये एब्जॉर्ब कर लेगा। सो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये डैम्प कर रहा है इसे। ठीक है, बेसिकली दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग। क्लियर है यार हसन? ओके ठीक है हसन, थैंक यू। बल्कि इनफैक्ट मैं थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए ना मैं दोबारा वो विकीपीडिया का पेज था, ओके हाँ जी। अगर यार आप सिर्फ इसको यहाँ देखो, यहाँ देख रहे हो कि ये जो है आपके पास ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। ठीक है, हमने क्या कि बिल्कुल इसके साथ जो है ना अगर मैं वो प्लंजर लगा दूँ और ऑयल वगैरह फिल कर दूँ, जिस तरह यार ये देख रहे हो ये दूसरा सिस्टम है कि स्प्रिंग है, अब इसके साथ यहाँ हमने प्लंजर लगा दिया। सो अब क्या होगा कि वो जो टू एंड फ्रो मूवमेंट थी ना इस तरह वाली, ये टू एंड फ्रो अब प्रॉपर इस तरह नहीं हो पाएगी, बल्कि उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि ये देख रहे हो इसके जो एम्पलीट्यूड एक्स है ये कम होता जाएगा। सो बेसिकली डैम्पिंग का ये आपके पास एडवांटेज होता है इसमें, ये इससे इसका कोई लिंक नहीं है कि आपके पास वो कह लें कि वो फोर्स्ड है या फ्री है, डैम्पिंग का उससे कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए आप देख रहे हो कि आपके पास यहाँ फर्स्ट साइड पे एक्सटर्नली फोर्स्ड वाइब्रेशन रिस्पॉन्स आ रहा है, सेकंड साइड पे सेल्फ एक्साइटेड वाइब्रेशन रिस्पॉन्स है, कि दोनों के केस में आपके पास यही फिनोमेना अकर हो रहा होता है। यार यहाँ क्लियर है, क्योंकि ये बेसिस थी, ये बेस अगर सेट है तो इसके बाद हम आगे मूव कर सकते हैं। एक बंदा इतना आवाज़ आ रहा हो कि यार क्या हो गया?
ऐसी बात नहीं है, चलो बेटा भी पता लग जाएगा। इन शॉर्ट डंपिंग कॉजेज स्टेबिलिटी इन द सिस्टम एंड reduces amplitude and probability in that situation. Yes, exactly Hasan, you are absolutely right. सॉरी, चलें फिर आगे मूव करते हैं। सो हमारे पास जो शाफ्ट के अंदर वाइब्रेशन है ये तीन तरह की हो सकती हैं, या हमारे पास लेटरल वाइब्रेशन होगी, या हमारे पास शाफ्ट वर्ल होगी, या फिर हमारे पास टॉर्जनल वाइब्रेशन होगी। जो पहली दो हमारे पास हैं लेटरल और वर्ल जो है उसके अंदर हमारे पास डिफ्लेक्शंस यानी कि बेंडिंग डिफ्लेक्शंस को हम कवर करते हैं, और जो लास्ट वन है वो बेसिकली टॉर्जनल डिफ्लेक्शन ऑफ शाफ्ट को कवर करती है। उसके बाद हम आ जाते हैं लेटरल वाइब्रेशन पे। लेटरल वाइब्रेशन बेसिकली आपके पास है क्या, वाइब्रेशन इन विच द एलिमेंट मूव्स टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एडवांस ऑफ द वेव। सो बेसिकली आप फर्ज करो कि आपके पास जो हमारे पास वाइब्रेशन है वो या वेव्स हैं वो कुछ इस तरह से मूव कर रही हैं, ठीक है, और आपके पास जो हमारे पास बॉडी है वो टू एंड फ्रो मूव कर रही है। यानी कि अगर आप यहाँ एज्यूम करो, देख रहे हो क्या है, आपके पास ये शाफ्ट है, ठीक है, ये अभी डाउन मूव कर रही है, फिर ये अप चली जाएगी, अप डाउन यूँ मूव कर रही है, ठीक है, यानी कि इसकी कह लें कि परपेंडिकुलर मूव कर रही है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो आपके पास वाइब्रेशन होती है इसको हम लेटरल वाइब्रेशन बोलेंगे, ठीक है। लेटरल वाइब्रेशन जो है कह लें कि जब हमने इसको यूज़ करना था, तो इसके लिए जो एक मेथड डेवलप्ड है उसको हम रिलेज मेथड बोलते हैं। रिलेज मेथड में आपके पास क्या होता है कि जो तमाम पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जीज हैं हम तमाम वो कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, उनका मुरब्बा बन जाएगा। द पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। अच्छा, स्ट्रेन एनर्जी का यार आप लोगों को आइडिया है, ये आप लोग कवर करके आए हो गया इंडस्ट्रियल मटेरियल्स में भी और उसमें भी मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में भी। बेसिकली स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है कि यार जब आपके पास एक बॉडी इलास्टिकली डिफॉर्म हो रही है ना, तो लाजमी बात है उसमें आपको पता है कि स्ट्रेन वगैरह जो है प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, एलोंगेशन हो रही है। सो वो एलोंगेशन जो है लाजमी बात है आपके पास जो है कह लें कि वो कहीं ना कहीं तो किसी फॉर्म में तो वो स्टोर होनी। सो बेसिकली वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कह लें कि आपके पास वो कह लें कि होती है। तो जब आपके पास वो बॉडी दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगी तो लाजमी बात है आप तो कह देते हैं कि यार वो स्ट्रेन जो है वो ख़त्म हो गई है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे फ़र्ज़ किया वापस आ जाएगा, बट लाजमी बात है वो तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो प्रोड्यूस है, वो तो कहीं ना कहीं तो जाएगी। सो बेसिकली डैट इज़ डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लेट्स से, ठीक है। सो डैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। So in the deflected shaft we can end the maximum at the largest deflection. So basically अच्छा इसके साथ जो है काइनेटिक एनर्जी है that is maximum when the vibrating shaft passes through undeflected position with maximum velocity, ठीक है। This method assumes strain energy, yes, also yes, that is associated with elasticity, ठीक है। The kinetic energy is a maximum when vibrating shaft passes through undeflected position with maximum velocity, ठीक है। This method assumes that lateral vibrating motion of the shaft is sinusoidal and some external excitation is present to force the lateral vibration. So basically ये कहना क्या चाह रहा है कि हमारे पास ना, अब ये देखो फ़र्ज़ करो कि हमारे पास ये क्या, ये शाफ्ट थी और शाफ्ट पे देख रहे हो कि 3 डिफरेंट मैसेज लगे हुए हैं। फ़र्ज़ करो ये आपके पास एक मैस था, यहाँ फ़र्ज़ करो आपके पास गियर था, यहाँ फिर कुछ और चीज़ थी। सो बेसिकली ये जो मैस है यहाँ आपके पास जो है ना, वो ये थेरी ये कहती है कि इन पॉइंट्स के ऊपर जहाँ आपने मैस वगैरह लगाया ना वहाँ आपके पास डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगी। सो आप यहाँ देख सकते हो कि ग्रेजुअली जैसे मूव कर रहे हैं ये मैस आया, यहाँ आप ये देख रहे हो सिग्मा 1 यानी कि यहाँ तक जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो आपको यहाँ मिली। इसी तरह मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अगर आप M2 के अराउंड देखो तो वो आपको वहाँ मिल रही है जहाँ आपके पास ये मैस लगा हुआ है। और इसी तरह 3 के अराउंड भी आप देख रहे हो, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो तो M3 के अराउंड आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिल रही है। सो बेसिकली जो रिले मेथड है वो उसमें हम इस तरह की एजम्पशन लेके इसको करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा आगे चलते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा जैसे ही हम इसको आगे चल के इसको देखते हैं, ठीक है। सो अब इसको जो है कह लें कि जब हमने रिलेज मेथड में हमने एज्यूम करना होता है ना, तो बजाय इसके हम इसको कंप्लीट 1 सिस्टम लें, हम इनको 3 डिफरेंट सिस्टम में डिवाइड कर लेते हैं। मसलन इसे M तक के लिए आप एक सिस्टम बना लो, ठीक है, यानी कि एक सिस्टम है, यहाँ से 1 से 2 तक ये दूसरा सिस्टम है, 2 से 3 तक आप फ़र्ज़ करो या फिर कंप्लीट चल रहा है, और 2 से 3 जो आप फ़र्ज़ करो कि आपके पास ये तीसरा सिस्टम है, ठीक है। तो ये 3 सिस्टम्स जो हैं आप इनको देख रहे हो। सो अगर जो है ना आपने सिंपल अब इसमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, सो
बेसिकली आप तीनों को सम अप कर दो सो आप फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर आपने जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो वो इन दोनों की पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को सम अप करके जब आप करोगे सो आपके पास जो है ये इवेंचुअली एक ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना न्यूमेरिकल की फॉर्म में तो ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो द एनर्जी ऑफ द डिफ्लेक्टेड शाफ्ट इज़ इग्नोर्ड। ठीक है, यानी कि शाफ्ट के हम एक्चुअल डिफ्लेक्शन हम इग्नोर करें एज क्योंकि ये बेसिकली डाटा स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द डिस्क एनर्जी। बेसिकली आपके पास ये जो 3 मैसेज लगे हुए हैं इनकी जो आपके पास कह लें एनर्जी है वो बहुत हाई, और शाफ्ट की इटसेल्फ लाजम होता है, शाफ्ट का अपना मैस है तो इसकी भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो होगी, या कह लें कि डिफ्लेक्शन या इसके मैस की वजह से जो डिफ्लेक्शन होगी बट वो इग्नोर की जा सकती है क्योंकि वो बहुत स्मॉल है एंड व्हेन कंपेयर टू दीज 3 मैसेज। ठीक है, सो इस वजह से यहाँ सिर्फ हम इन 3 मैसेज को कवर करें इस मेथड के अंदर। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो है ना अब आपके पास है शाफ्ट वर्ल। ठीक है, शाफ्ट वर्ल बेसिकली आपके पास एक सेल्फ एक्साइटेड वाइब्रेटरी। अच्छा सॉरी, एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, जो हमारे पास लेटरल वाइब्रेशन होती है उसमें ये एजम्पशन ज़रूरी है कि देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल मेंबर ऑफ फोर्स दैट इज़ एक्टिंग ऑन इट, यानी कि आप कोई ना कोई एक्सटर्नल सोर्स है जिसकी वजह से ये वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, यानी कि सेल्फ एक्साइटेड नहीं हो सकती, बेसिकली कोई ना कोई टॉर्क ट्रांसमिट या इस तरह का कोई ना कोई फंक्शन आप प्रोड्यूस कोई चीज़ आप उसे कर रहे हो। ठीक है, तभी जो है आपके पास ये प्रोड्यूस होगी, जो कि हमने यहाँ लिखा था कि एक्साइटेशन इज प्रेजेंट टू फोर्स द लेटरल वाइब्रेशन। ठीक है, ये लाइन। हाँ जी, क्वेश्चन यहाँ पूछना चाहता हूँ। जी, ईपी पोटेंशियल एनर्जी है और ई के जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। आप बिल्कुल यहाँ देख सकते हो ना, ये देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है। सो देखो वही फार्मूला आपके पास बन रहा है, और ये आपके पास क्या होती है, हाफ mv² होती है। ठीक है, सो वो देख रहे हो बिल्कुल वही फार्मूला आपके पास बन रहा है। ठीक है, बेसिकली वो v था तो यहाँ आपके पास वो ओमेगा आ गया ना, v इक्वल टू r ओमेगा होता है ना, तो बेसिकली यहाँ देख रहे हो डिफ्लेक्शन भी आ रही है और आपके पास ओमेगा भी आ रहा है। ठीक है, सो वो इवेंचुअली फार्मूला वही बन रहा है, वो सिर्फ वो थोड़ा सा उसको चेंज किया हुआ है। ठीक है, सो आई होप कि यार यहाँ तक ये लेटरल वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेटरल वाइब्रेशन में हमने ये चीज़ नोट कर ली कि देयर इज़ गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल मेंबर प्रेजेंट। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स होगी तो ही लेटरल वाइब्रेशन हो सकती है। अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल एक्साइटेशन का सोर्स नहीं है तो लेटरल वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। ओके, आगे चलते हैं। कोई एतराज़ यार इसमें किसी को? ओके, उसके बाद आ जाता है शाफ्ट वर्ल। शाफ्ट वर्ल बेसिकली अब सेल्फ एक्साइटेड वाइब्रेटरी फिनोमेना। ठीक है, आपने यहाँ वर्डिंग पे नोट करना है, टू विच ऑल शाफ्ट्स आर पोटेंशियली सब्जेक्ट। ठीक है, बेसिकली जो हमने वो हैमर का केस किया था ना कि आपने यार एक बार फोर्स लगा दी, ठीक है, या फिर आपने गिटार की तार एक बार बजा दी तो वो वाइब्रेट खुद ही कर रहा है, यानी कि बेसिकली वो सेल्फ एक्साइटेड वाइब्रेशन है। ठीक है, अब कोई एक्सटर्नल सोर्स उस तरह प्रेजेंट नहीं है जो उसको कंटिन्यूसली कर रहा है, वो आपने एक बार उसे डिस्टर्बेंस आपने दी है, अब वो वाइब्रेट करी जा रहा है। सो बेसिकली दैट इज सेल्फ एक्साइटेड वाइब्रेटरी फिनोमेना। ठीक है, सो ये किस वजह से प्रोड्यूस हो सकता है? एनी रेजिडुअल अनबैलेंस ऑफ रोटेटिंग एलिमेंट्स कॉजेज इट्स ट्रू मास सेंटर टू बी एसेंट्रिक फ्रॉम द शाफ्ट और एक्सिस ऑफ शाफ्ट रोटेशन। दिस eccentricity creates a centrifugal force that tends to deflect the shaft in the direction of eccentricity increasing and thus increasing the centrifugal force. So basically आपके पास होता क्या है, अच्छा चलो इसकी एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम एक एग्जांपल कोट करने जा रहा हूँ मैं। द ओनली रेजिस्टेंस टू दिस फोर्स कम फ्रॉम द इलास्टिक स्टिफनेस ऑफ द शाफ्ट। सो बेसिकली इसको कह लें कि निगेट करने की कौन कोशिश कर रहा होगा, डैट इज़ गोइंग टू बी द इलास्टिक स्टिफनेस, या फिर जिसको हम के बोलते हैं। ठीक है, जो कि मटेरियल प्रॉपर्टी है कि वो क्या होगा, वो वर्ल्ड को कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, बेसिकली जो है जो सिग्मा है डैट इज़ कॉल्ड डायनामिक डिफ्लेक्शन। ठीक है, और ई जो है वो एसेंट्रिसिटी है। सिर्फ बेसिकली यानी कि हो क्या रहा है कि यार आपके पास ये जो डिस्क है, ठीक है, जो सेंटर में लगी हुई है, इसका आप देख रहे हो कि जो सेंटर है, सेंटर ऑफ मैस, वो बिल्कुल सेंटर में लाई कर रहा है, मगर जो हमारे पास शाफ्ट है उसका सेंटर थोड़ा सा नीचे लाई कर रहा है। सो उसकी वजह से यहाँ इसमें एसेंट्रिसिटी आ गई है। ठीक है, यानी कि दोनों का सेंटर मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसकी वजह से लाजमी आता है अब आपके पास जो है वो डिफ्लेक्शन, अब आपके पास यहाँ सिग्मा आप देख रहे हो डायनामिक डिफ्लेक्शन आपके पास जो है वो जनरेट हो रही है।
ठीक है। सो अच्छा एक मिनट, पहले हम एग्जांपल को देख लेते हैं आई थिंक, फिर इसके ऊपर आते हैं। अच्छा बल्कि छोड़ो यार, एग्जांपल अभी इतना आगे नहीं जा सकते, यही रहते हैं। अच्छा यार देखो, बेसिकली यहाँ हमने डिस्कस कर लिया कि आपके पास जो है ना वो मैथ्स दोनों में जो है ये सेंटर इसका डिफरेंस है, और यहाँ से जो है इसका कह लें कि सेंटर डिफरेंस हो, सो जो एसेंट्रिसिटी आ गई है, ठीक है, दोनों के सेंटर डिफरेंट नहीं है। तो अब क्या होगा, इसकी वजह से अब आपके पास एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके पास जो है जनरेट होगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है दैट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। उसकी टेंडेंसी होती है कि दैट इज़ गोइंग टू पुश द मटेरियल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इनके सेंटर की तरफ उसे पुश कर रही होगी, ठीक है। सो वो जो एसेंट्रिसिटी क्रिएट हुई और वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसकी वजह से जनरेट हुई, उसकी वजह से जो है ना आपके पास अब शाफ्ट के अंदर डिफ्लेक्शन यहाँ प्रोड्यूस हो रही है। जो शाफ्ट वर्ल की हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली इस वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। सो अगर आप यहाँ देखो, डायनामिक डिफ्लेक्शन ऑफ द शाफ्ट यानी कि जो सिग्मा है, दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉजेज इट टू व्हर्ल अबाउट इट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, विद पॉइंट्स एट सेंटर ऑफ द डिफ्लेक्टेड शाफ्ट डिस्क्राइबिंग सेंटर अबाउट द एक्सिस, ठीक है। सो अबाउट द सेंटर जो है वो बेसिकली जो है वर्ल आपके पास वहाँ प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। आप जिस तरह यहाँ देख सकते हो कि अब शाफ्ट का सेंटर जो है वो समवेयर हेयर यहाँ लाइक कर रहा था, और आप देख रहे हो कि शाफ्ट जो है वो अब बेसिकली यहाँ टू एंड फ्रो अब मूव कर रही है, ठीक है। तो अगर आपने इसको जो है ना वर्ल्ड बेसिकली यार आपके पास है कि सेल्फ एक्साइटेशन में आपके पास मूवमेंट है, यानी कि जो हमने फर्स्ट केस देखा था ना उसके अंदर कोई ना कोई मोटर या कोई ना कोई सोर्स था जिसे हम प्रोवाइड कर रहे थे। वर्ल्ड बेसिकली आपके पास होता है कि सेल्फ एक्साइटेड आपके पास जो है वो फिनोमेना जनरेट हो रहा हो। जिस तरह यार आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं, जिन लोगों के पास गाड़ी वगैरह, आप लोगों ने सुना होगा या आप लोगों ने देखा होगा यार व्हील बैलेंसिंग होती है, ठीक है। व्हील बैलेंसिंग में क्या होता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैस वगैरह ऐड करके उसको बैलेंस कर रहे होते हैं, ठीक है। मसलन आप यहाँ देख रहे हो कि आपके पास यहाँ शाफ्ट का सेंटर कहीं और है और बॉडी का सेंटर कहीं और है। सो अगर इन केस आप यहाँ काउंटर वेट इस साइड पे लगा दो तो दोनों का जो वो इम्पैक्ट है, ये जो सेंटर है वो बेसिकली हो सकता है कि कुछ यहाँ करके बन जाए, ठीक है, सेंटर में। सो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास जो वाइब्रेशंस हैं वो नहीं आ रही होंगी, ठीक है। सो बेसिकली ये आपके पास होता है कह लें कि वर्ल है, और हम सेल्फ एक्साइटेशन है, और इसको हम कैसे इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो है दैट कॉजेज इट टू व्हर्ल अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन विद पॉइंट्स एट द सेंटर ऑफ डिफ्लेक्टेड शाफ्ट डिस्क्राइबिंग सर्कल अबाउट द एक्सिस, ठीक है। सो बेसिकली वो जो हमारे पास सेंटर ऑफ शाफ्ट है वो उसके अराउंड एक टू एंड फ्रो जो है उसके अराउंड वो मूव कर रहा होगा, यानी कि सर्कल अराउंड द एक्सिस का मतलब ये है कि यार अगर आप ये तो सामने से नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल अगर आप इसको दूसरी साइड से देखो तो वो कुछ इस तरह से मूव यूँ सर्कल में मूव कर रहा होगा, यानी कि वो टू एंड फ्रो भी मूव कर रहा है और वो घूम भी रहा है बेसिकली सॉर्ट ऑफ, ठीक है। सो बेसिकली कुछ इस तरह की मूवमेंट है यार, जिस तरह ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह यार कभी किसी को मफलर वो बना के किसी को जो है वो फेंटी वगैरह लगाई है किसी ने, अगर किसी ने लगाई है तो उससे एटलीस्ट आप लोगों को आइडिया होगा कि यार आप, या फिर धागे वगैरह को स्ट्रिंग को जो है ना अगर आप जो है वो सिंपल उसको रोटेट करके अगर उसको बिल्कुल सीधा करते हैं, और उसको मुझे वो नाम भूल गया वो खिलौने का यार, उसे हम वो क्या बोलते थे, बम्बीरी टाइप से, यानी कि यार वो उसमें बेसिकली वो वर्ल्ड ही सॉर्ट ऑफ एक वो फिनोमेना सा एक वो अकर हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा अब इसमें जो चीज़ नोट करने वाली है ना वो ये है कि ये इसमें फ्रीक्वेंसी रेशियो है, ठीक है, कि करंट उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है, ठीक है। अब यहाँ होता क्या है कि जैसे ये फ्रीक्वेंसी आपके पास 1 के ऊपर पहुँचेगी ना तो बेसिकली आपके पास ये सिस्टम इन्फिनिटी के ऊपर चला जाएगा, यानी कि बहुत लार्ज एम्पलीट्यूड आपके पास पहुँच जाएंगी, ठीक है। यानी कि आप यहाँ देख रहे हो कि अगर डैम्पिंग आपके पास रेशियो 0 है, ठीक है, सो देख रहे हो कि 1 के ऊपर यहाँ पहुँच रहा है, ठीक है। सो बेसिकली अब एसेंट्रिसिटी देख रहे हो कि टू एंड फ्रो मूवमेंट है बेसिकली, यानी कि मकसद ये है कि एसेंट्रिसिटी के अराउंड आप देख रहे हो कि ये बेसिकली ऊपर भी मूवमेंट हो रही है एम्पलीट्यूड की और डाउनवर्ड भी हो रही है, यानी कि टू अपवर्ड भी है और डाउनवर्ड भी वाइब्रेशन है टुवर्ड्स दिस सेंटर, ठीक है। और ये सेंटर बेसिकली अब जो आपके पास ये एसेंट्रिसिटी है, ठीक है, ये आप ये देख रहे हो, यानी कि यहाँ से ये जो सेंटर से डिस्टेंस बेसिकली इससे ये रिलेट कर रहा है, ठीक है, कि वो कितना टू मूव करेगा और कितना फ्रो मूव करेगा फर्स्ट के, सो बेसिकली उस तरह ये रिलेट करता है। सो ये बेसिकली दैट इज़
एट, यानी कि जहाँ एम्पलीट्यूड रेशो 1, फ्रीक्वेंसी रेशो 1 हो जाती है, वहाँ ये जो एम्पलीट्यूड रेशो है इन्फिनिटी को टच कर जाती है, ठीक है। यानी कि बहुत हाई, इन थ्योरी जो है बहुत हाई रेजोनेट हो गए कि वो कैटास्ट्रॉफिक हो जाएंगे, बट लाजमी बात है इन रियल लाइफ शायद हम उसको वहाँ अटेन कभी कर ही नहीं पाएँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, सो आप यहाँ देख रहे हो कि ओमेगा ओवर ओमेगा एन जो है नो रिस्पॉन्स। ओमेगा का मतलब यह है कि उसकी करंट वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। ओमेगा एन तो हो गया ना, ओमेगा एन आप यूँ समझ लो कि ये सिस्टम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप क्या करते हो कि यार आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो, ठीक है, आप अभी एट रेस्ट है ना, तो उसके ऊपर कोई वाइब्रेशन नहीं है, आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, ठीक है। अब जैसे ही फ़र्ज़ करो कि आप वो 60 किलोमीटर की आप स्पीड पे आते हो ना, तो आपकी गाड़ी वाइब्रेट करने लग जाती है। इसका मतलब है कि जो ओमेगा एन था वो आपके पास 60 के ऊपर था। अब ओमेगा जो है हो सकता है कि यार अब आपके पास 50 हो और आप उसको ग्रेजुअली चल करके आप जो 120 पे ले जाओ, फ़र्ज़ किया। सो अब 120 के ऊपर हो सकता है आपके पास ये फ्रीक्वेंसी रेशो आपके पास अराउंड वो 2 हो जाएगी, ठीक है, 120 के ऊपर। अब हो सकता है कि वहाँ आपके पास वाइब्रेशंस ना हो, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज़। और इसी तरह आप यहाँ देख रहे हो कि अगर डैम्पिंग आपके पास नहीं है, ठीक है, सो ओमेगा ओवर ओमेगा 1 जैसे ही 0.707 पे आएगा, ठीक है, यानी कि ये पॉइंट जिसको मैंने रेड से अभी हाईलाइट किया, ठीक है, इस पॉइंट पे द डिफ्लेक्शन ऑफ शाफ्ट इज़ इक्वल टू द एसेंट्रिसिटी, यानी कि जितना शाफ्ट का जो है बेसिकली वो डिस्टेंस होगा ना आपके पास, कह लें कि सेंटर ऑफ मास से, उतना ही जो है बेसिकली उसमें वो डिफ्लेक्शन, यानी कि पीक डिफ्लेक्शन पे बेसिकली वो जा रहा होगा, ठीक है। इसका दूसरे अल्फाज में कहने का ये मतलब है। और जब ओमेगा ओवर ओमेगा 1 जो है आपके पास वो 1 हो जाता है, सो दैट बिकम्स थ्योरेटिकली इनफाइनाइट और एट रेजोनेंस, ठीक है। सो वो इन्फिनिटी को टच करता है इन थ्योरी, ठीक है। बट लाजमी बात है हम यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास ये है और ये अटेन नहीं हो, तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इन थ्योरी आपके पास जो केल्विन स्केल पर टेम्परेचर जो है -273 केल्विन अटेन किया जा सकता है, बट आपको पता है कि वो हम नहीं कर पाते, ठीक है। जो हार्डेस्ट अभी जो हम मैक्सिमम अभी तक गए ना, डैट इज़ 269 समथिंग, और वो मेरे ख्याल में आर्गोन के साथ हमने अटेन किया हुआ है साइंस में अभी तक, ठीक है। सो बेसिकली बिल्कुल सेम उस तरह का ये फिनोमेना है, ठीक है। अच्छा नेटवर्क मैसेज किसका है, हाँ ठीक है। व्हेन सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ शाफ्ट इज नॉट एट सेम पॉइंट इट कॉजेज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस डिफ्लेक्शन, यस दैट इज बेसिकली जो वर्ल्ड है वो बेसिकली कुछ इस वजह से ही प्रोड्यूस आपके पास हो रहा होता है। अच्छा तो चलें ठीक है। अच्छा इसमें दो चीज़ देखो, एक तो आपके पास है कि डिफ्लेक्शन आपके पास यहाँ बन रही है, यानी कि एक चीज़ जो शायद मैं आपको स्किप कर गया, ये देखो हमारे पास ये सेंटर ऑफ शाफ्ट है ना, तो आप ये देख रहे हो कि रोटेशन अभी भी हो रही है। सो अभी जो ये वाली वाइब्रेशन है ना, ये जो आपको ये नज़र आ रही है, ये बेसिकली आपके पास है सिग्मा, ठीक है। मगर जैसे ही ये 0.707 पे आएगा ना, तो ये वाइब्रेशन यहाँ आ जाएगी इस पॉइंट पर, यानी कि जिसको अभी मैं अगर ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह की वाइब्रेशन हो जाएगी ये। अब ये पॉइंट जो है ना, दैट इज़ बेसिकली ई। सो यानी कि इस पॉइंट पे जो एस ओवर ई है वो आपके पास 1 हो जाना चाहिए, ठीक है। सो जो कि आप ये देख रहे हो ये पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ आपके पास ये 1 हो गया। सो बेसिकली एम्पलीट्यूड रेशियो जो है यहाँ 1 होगी, ठीक है। सो ये बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस है। यार ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को, इसमें कोई मसला मसाइल? क्या हुआ हमाद, इतने उदास हो कि यार क्या हुआ? अभी तो ईद की छुट्टियां गुजार के आए हो। बिल्कुल फ्रेश है। ये हाफिज़ साहब जो है ना, हमारे हाफिज़ साहब, आपका माइक किधर है यार, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। अच्छा चलें, एनीवेज ये लास्ट है जो है ना, हम ये अच्छा यहाँ तक कि हमने सारा क्लियर कर दिया है। इसके बाद जो आप लोगों के जहन में एक सवाल आ सकता है वो ये है कि जब हम क्रिटिकल स्पीड को जो है, आवाज़ ही ऐसी है, किसकी आवाज़ ऐसी है यार? मेरी है, लोरियाँ दे रहा हूँ मैं। अच्छा देखो यार, आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन ये अब प्रोड्यूस होगा कि यार जो है हम अगर यहाँ क्रिटिकल स्पीड को जब हम अटेन कर जाते हैं उसके बाद आगे क्या है? क्या क्रिटिकल स्पीड के ऊपर क्या मटेरियल फेल कर जाएगा? हमने डिस्कशन तो की कि नहीं करेगा, बट लाजमी बात है जो है उसके बाद क्या होगा, व्हाट इज़
आफ्टर द क्रिटिकल स्पीड। ठीक है, आई होप कि आप लोग साथ साथ नोट करते आ रहे हैं इसको। ठीक है, सो बेसिकली आपके पास होता क्या है कि जैसे क्रिटिकल स्पीड्स को आप पास ऑन करोगे ना, उसके बाद जो है ना बेसिकली जो डिफ्लेक्शन है दैट इज गोइंग टू स्विच द साइड्स। ठीक है, एट रेजोनेंस, जिस तरह आप यहाँ देख रहे हो कि 1 के ऊपर यहाँ तक ये देख रहे हो कि यहाँ आपके पास ये ई पॉजिटिव में था, और जैसी क्रिटिकल स्पीड अटेन हुई 1 के बाद आप देख रहे हो ग्राफ नीचे को आ गया। ठीक है, सो बेसिकली 180 डिग्री हम इसको बोलते हैं। ठीक है, कि फेस शिफ्ट हो गया 180 डिग्री का। ठीक है, सो अगर ओमेगा ओवर ओमेगा एन की रेशो जो है ना आपके पास वो ज़्यादा है, सो डिफ्लेक्शन जो है वो नेगेटिव ई की तरफ अप्रोच करेगी। लाजमी बात है, देखो ये जो हमने यहाँ मैंने बनाया था ये पॉजिटिव ई था, सो लाजमी बात है यहाँ करके यहाँ एक नेगेटिव ई भी तो बनेगा अगर वो 180 डिग्री शिफ्ट आ रहा है। ठीक है, सो जब नेगेटिव ई बन रहा है इसका मतलब ये कि सिस्टम इज रोटेटिंग अबाउट मास सेंटर ऑफ एसेंट्रिक मास एंड द शाफ्ट सेंटर लाइन इज एसेंट्रिक। ठीक है, सो इसका मतलब यह है कि आपके पास लाजमी बात है कि शाफ्ट की जो सेंटर लाइन है वो एसेंट्रिक है, और जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं किसी और पॉइंट पे लाई कर रहा है, वो शाफ्ट के सेंटर पे नहीं लाई कर रहा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेक्स द सिस्टम वांट टू रोटेट अबाउट इट्स ट्रू मास सेंटर। ठीक है, हम लोगों ने बात की कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हुई उसकी तो कोशिश ही यही है कि वो अपने ओरिजिनल सेंटर की तरफ आए। ठीक है, इसकी जो परफेक्ट एग्जांपल है ना तमाम फिनोमेना की, यार अगर आप लोग जो है ना इस टाइम कमरे में कहीं बैठे और आप लोगों के सरों के ऊपर इस टाइम पंखा चल रहा है, तो आप उसकी तरफ देखो और आप देख सकते हो कि जो हमारे मोटर है वो बिल्कुल सेंटर में और उसके विंग्स जो हैं वो साइड पे हैं, और आप देख रहे हो कि शाफ्ट यानी कि जिससे आपने वॉल के साथ इसको हैंग किया हुआ है उसके अराउंड जो आपके पास जो पंखा है वो वाइब्रेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है कि जो शाफ्ट है वो तो बिल्कुल वॉल के साथ आपने स्ट्रेट हैंग कर दी, बट जो आपके पास मैस है वो जो मोटर वगैरह का, ठीक है, जो रोटर है उसका नीचे है, और फिर विंग्स लगे हुए हैं, तो विंग्स का मैस भी लाजमी बात है उनके सेंटर पॉइंट पे ओरिएंटेड है। तो जो सेंटर है आपके पास फैन का दैट इज़ नॉट एट द सेंटर ऑफ द शाफ्ट, वो बेसिकली एसेंट्रिक है, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि टूवर्ड्स दिस एसेंट्रिसिटी वो वाइब्रेट कर रहा होता है। सो जैसे जैसे आप पंखे की स्पीड ज़्यादा करोगे वो वाइब्रेशन सॉर्ट ऑफ ज़्यादा होती जाएगी, या एट टाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो जब फ़ैन की स्पीड आप मैक्सिमम कर दे तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन ना हो, बट जब आप बिल्कुल मिड में रखोगे तो वाइब्रेशन जो है टू एंड फ्रो मूवमेंट ज़्यादा हो रही हो। तो वो किस वजह से हो रही है कि हो सकता है उस पॉइंट के ऊपर आपने क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को टच की कर रहे हो। ठीक है, या फिर फर्स्ट करो आप 0.707 आप इस पॉइंट पे कहीं लाइक कर रहे हो। ठीक है, सो बेसिकली ये कह लो कि एक परफेक्ट एग्जांपल है जो कि आप लोगों ने अपने घरों में एक्सपीरियंस की होगी। ठीक है, और अगर जो है हमने इसकी बात करना ना कि हम क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वगैरह वर्ल्ड के केस में कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ भी जो रिले मेथड हमने लेटरल वाइब्रेशंस के लिए यूज़ किया था वही हम यहाँ शाफ्ट वर्ल्ड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली अच्छा, रिले मेथड बेसिकली क्यों इम्प्लीमेंट हम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास फोर्स फ्रीक्वेंसी होती है उसमें भी आपके पास जब सिस्टम ज़ीरो पे खड़ा है या बंद है तो उस टाइम उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है, और जो है उसके बाद वो ग्रेजुअली जो है जब आप मूव करोगे आगे तो आपके पास वो अटेन होगा। ठीक है, और जब शाफ्ट वर्ल है उसमें भी आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो एम्पलीट्यूड रेशियो है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यानी कि जब तक आपने उसे कोई एक्साइटेशन नहीं की, तो कोई छेड़खानी नहीं की, तो बिल्कुल सुकून से बैठा हुआ है। जब आपने उसको वाइब्रेट किया है तो उसके बाद लाजमी बात है उसमें सेल्फ एक्साइटेशन है, तो उसके बाद वो वाइब्रेट कर रहा है। यहाँ तक यार क्लियर है आप लोगों को? यहाँ किसी को कोई मसला हो? ठीक है, फ़ैन वाली एग्जांपल आई थिंक ये तमाम ये जो हमने शाफ्ट वर्ल्ड का केस हमने डिस्कस किया आई थिंक ये परफेक्ट एग्जांपल है और आप लोगों को समझने में आसानी हुई होगी उसे। ठीक है, आप में से कितने हैं जिन्होंने इस टाइम वाकई पंखे को इस टाइम नोट करने की कोशिश की है? कोई है ऐसा, या फिर मैं ही था जो पंखे को देख रहा था? देखा, चलो ठीक है, शाहजेब को, वलीद को, फैज़ान, नुमान, आई बिलीव आप भी, ठीक है, बाकी सारे जो यस सर जो ठीक हो गया, ठीक है ठीक है, आप सारे जो है सारों ने अब नोट किया, एटलीस्ट आप घर वालों को बता सकते हो आप लोगों ने एक नई चीज़ आज सीखी है। ठीक है, लाइट बंद हो गया दानिश हम क्या कर सकते हैं अब? चलें, जब दोबारा लाइट आती है आप यार दोबारा इसको देखना, ठीक है, एंड लेट अस नो। ठीक है, सो बेसिकली लाजमी आता है ये वकास भाई, गुड न्यूज़। अच्छा, फॉर व्हाट? वकास ने ऐसा क्या कर दिया?
अच्छा चक्कर आने लग गए। गुड। अच्छा चलें, एनीवेज बट लाजमी आता है ये देखो यार, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप देखो ना कि बेसिकली बीइंग द स्टूडेंट ऑफ साइंस, जैसे मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्टार्ट लेक्चर में बात की थी कि अगर बिल्डिंग रोटेट वो वाइब्रेट करने लगी तो उसमें कोई ना कोई रीजन होगी। अनब्लॉक किया, मैंने किसको ब्लॉक किया हुआ यार? ओह अच्छा हाँ हाँ ठीक है, नहीं नहीं वो अच्छा है, वो बड़ा सुकून है मुझे तब का। वो अच्छा मैं कर दूंगा यार, कोई मसला नहीं हो। है ना, कर दो यार कर दो, ये बहुत तंग करता है बंदा। अच्छा चलें, एनीवेज ठीक है। सो ठीक है जी, यहाँ हमारे पास ना दो हमने चीज़ें कवर कर ली हैं। शाफ्ट हमने लिटरल वाइब्रेशन कवर कर लिए, शाफ्ट वेल कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम फाइनल जो है ना अब हमने देखना है टॉर्जनल वाइब्रेशन। हम क्या करेंगे कि ये टॉर्जनल वाइब्रेशन की सिंपल ये 2-3 स्लाइड्स हैं, हम इनको कवर कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हम तकरीबन ये 5-1 मिनट की ब्रेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल बिल्कुल छोटा सा न्यूमेरिकल, यानी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यार, यहाँ जाके न्यूमेरिकल एंड हो जाना है, ठीक है। उसके बाद ये सिंपल 1-2 डिस्कशंस हैं, वो मैं आप लोगों को एक थोड़ी सी चीज़ आप लोगों को दिखानी है। और उसके बाद से यानी कि इंशाल्लाह विद इन हाफ और उम्मीद है कि हम लोग जो है इसको ख़त्म कर लेंगे और हमारा जो आज शाफ्ट्स का टॉपिक है वंस एंड फॉर ऑल आज हमारा रैप अप हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम आ गए हैं टॉर्जनल वाइब्रेशन पे। आप लोगों को याद होगा जब हमने ये तीनों टाइप्स पढ़ना स्टार्ट की थी तो हमने बात की थी कि हमारे पास जो पहली 2 वाइब्रेशंस हैं वो बेंडिंग को कवर कर रही हैं, जबकि जो टॉर्जनल वाइब्रेशन है वो टॉर्जन की वजह से जो वाइब्रेशन है या उसको कवर कर रही थी, ठीक है। सो जो हमारे पास शाफ्ट एंड डेट कैन ऑल्सो वाइब्रेट टॉर्जनली एंड विल हैव वन और मोर टॉर्जनल नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। सम इक्वेशंस द सेम इक्वेशन दैट डिस्क्राइब लिटरल वाइब्रेशन कैन बी यूज्ड फॉर टॉर्जनल वंस, ठीक है। द सिस्टम्स आर एनालॉगस, फोर्स बिकम्स टॉर्क, यानी कि बेसिकली चीज़ वही है, बस थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो गई क्योंकि टॉर्जन आ गई, ठीक है। अब फोर्स था, फोर्स को अब आप टॉर्क से आप रोटेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है जो आपके पास मैस था उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से चेंज कर दोगे। जो लीनियर स्प्रिंग कांस्टेंट के था उसको हम टॉर्जनल स्प्रिंग कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। सिंपल ये चीज़ें हैं, ठीक है। जिस तरह फॉर इंस्टेंस अगर आप यहाँ देख सको, सो ये देख रहे हो कि ओमेगा जो है अब आपके पास क्या बनेगा, वहाँ स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर एम था, यहाँ आपके पास के टी ओवर आई बन गया। अब के टी क्या है, जी जे ओवर एल है, एल लेंथ है इसकी, ये जो है पोलर मोमेंट ऑफ एनर्जी है और जी जो है वो इसका दैट इज़ कॉल्ड द बल्क मॉडुलस ऑफ द द शेयर मॉडुलस, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास ये 3 कंपोनेंट्स वो चेंज हो गई। इसी तरह जे आपके पास आ गया, आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्जी एम आर स्क्वायर ओवर 2 वो आपके पास आ गया, ठीक है। सो सिंपल बेसिकली वही आपके पास फार्मूला है। अगर आपके पास कोई ऐसी शाफ्ट है ना जिसमें आपके पास जो है डायमीटर चेंज हो रहा है, लेट से फ़र्ज़ किया ये शाफ्ट है, फिर इसमें जो है फ़र्ज़ किया डायमीटर चेंज हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली वो कहलाएगी स्टेप्ड शाफ्ट। तो स्टेप्ड शाफ्ट के अंदर जो है आप क्या करोगे कि इसको एक सिस्टम कंसिडर करोगे, इसको दूसरा सिस्टम कंसिडर करोगे, तो आप ग्रेजुअली इसको बिल्डअप करोगे। सो इस तरह से ही आपके पास होगा। अच्छा, सिस्टम रोटेट्स अबाउट मास विच लाइज एट सेंटर एंड द शाफ्ट इज सेंटर की मास। हाँ जी बिल्कुल हसन, यू आर राइट हसन। ज़्यादा बेहतर होगा यार अगर आप लोग जो है ना माइक वगैरह को यूज़ कर लोगे ना। सो बेसिकली क्या होगा कि मुझे स्पेशली जो है मुझे चैट में जाना पड़ता है और वहाँ से मैं फिर इसको देख रहा हूँ। सो बहुत ईजी हो जाएगा कि मैं आपके वहाँ से आपकी बात सुन के मैं क्लियरली जो है उसको मैं यहाँ रेप्लिकेट कर सकूँ, तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा अगर इफ़ इट इज़ पॉसिबल, वरना इट्स ओके, कोई इशू नहीं। अच्छा चलें आगे चलते हैं। सो उसके बाद जो है ठीक है कि हमने डिस्कशन कर ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप देखो कि जो अगर आपके पास एक सिस्टम है और उसके अंदर 2 डिस्क ऑन शाफ्ट, ठीक है। लेफ्ट साइड पे भी एक डिस्क लगी हुई और सेकंड डिस्क है, ठीक है। सो ओके फ्लू हुआ है, ओके अच्छा जी। द 2 डिस्क शोन विल ऑसिलेट टॉर्जनली एट द सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, ठीक है। सो बेसिकली अगर एक सिस्टम है और उसमें जो है आपके पास अगर आप ये लगा देते तो बेसिकली दोनों जो हैं वो आउट ऑफ फेज़ आपके पास डिफ्लेक्शन या टॉर्जनली ऑसिलेट करेंगे। जिस तरह आप ये देख रहे हो कि इसकी ऑसिलेशन आप देख रहे हो कि यहाँ आपके पास ये लाइक आ रही है डिफ्लेक्शन और सेकंड के लिए डिफ्लेक्शन इधर नीचे है। सो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज इसको बोलते हैं, क्योंकि आपके पास ये देखो ये आपके पास ये 180 डिग्री यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अच्छा
There will be a point called the node somewhere on the shaft at which there will be no angular deflection on the either side of the node. Point of the shaft rotate in opposite angular direction when vibrating. So basically देख रहे हो कि ये जो point है बिल्कुल exactly ये point आप देख रहे हो कि basically वो इन बिट लाई कर रहा है कि इसकी यानी कि इस पॉइंट पे कोई एंगुलर डिफ्लेक्शन नहीं है, इसकी राइट साइड के ऊपर वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट कर रहा है और इसकी अपवर्ड जो है वो टॉपवर्ड जो है दूसरी साइड पे डिफ्लेक्ट कर रहा है। सो अब अगर आप इसको बिल्कुल एज्यूम करो ट्विस्ट के साथ के जब आप ट्विस्ट करते हो तो एक लेंथ जो है वो अपवर्ड कह लो कि ट्विस्ट हो रही है, जो दूसरी साइड पे लेंथ है वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो रही होगी। सो बेसिकली दैट इज़ जनरेटिंग द ट्विस्ट, ठीक है। और अगर जो है आप लोगों को याद होगा जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी वो बेसिकली इक्वल होगी, यानी कि दोनों के केस में ओमेगा n इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k1 ओवर i1, और यानी कि अगर क्या कह लें कि अगर ये बिल्कुल आपके पास होता है ना सेम, तो उस केस में तो ये आपके पास होना था, बट यहाँ आपके पास जो है ना चूँकि ये दोनों डिफरेंट है उसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम कुछ इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से बेसिकली इन दोनों को हम आपस में रिलेट कर सकते हैं, यानी कि इनके लेंथ को, इनके जो स्टिफनेस रेशो है, ठीक है, उसको, यानी कि जब आप यहाँ देख रहे हो कि आपके पास जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एक मिनट को यार, यहाँ देख रहे हो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या बन गई है, KT ओवर I बन गई है, ठीक है। सो यहाँ आप देख रहे हो ओमेगा n इज इक्वल टू K1 ओवर I1 और K2 ओवर I2, यानी कि बेसिकली इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी बन रही है और इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो दोनों के लिए सेम है। सो अगर ये दोनों के लिए सेम है सो आप इस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपको एक की जो है अगर आपको लेंथ मालूम है ना नोड से, सो आप दूसरे की लेंथ यहाँ से मालूम कर सकते हो गिवन कि आपको दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन हो। सो ये फार्मूला यहाँ से इसकी कंप्लीट डेरिवेशन है, हम उसमें नहीं गए, सिंपल जो है ना इसको जो है हम यूँ कर लेते हैं क्योंकि ये बेसिकली बेसिक ही रखना है, वरना अगर आप इसको खुद देखोगे ना गूगल करोगे तो आपको कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको मिलेंगे और उनको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा यार, आप लोगों ने, इससे मुझे याद आया जब हम लोग थे बैचलर्स में थे ना, सो हमारा एक सब्जेक्ट होता था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का। आप लोगों का मेरे ख्याल में डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड कैलकुलस कुछ इस तरह के नाम से एक सब्जेक्ट आया है, क्या था उसका नाम यार? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्म्स, क्या सब्जेक्ट का क्या नाम था शायद? डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ट्रांसफॉर्म्स, ठीक है। सो बेसिकली जब हम थे सो वी आस्क्ड, जो हमें पढ़ा रहे थे डॉक्टर, उनसे हमने कहा कि सर हम ये पढ़ तो रहे हैं बट बीइंग मैकेनिकल इंजीनियर्स उन इक्वेशंस की, ठीक है, अच्छा ठीक है, आप लोगों ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस भी पढ़ी हैं, गुड, ठीक है। सो बेसिकली इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? सो वो बड़ी प्यारी एग्जांपल दी थी और वो मैं उसको बार हर जगह तकरीबन मैं उसे कोट करता था। सो बेसिकली उन्होंने ये बताया था कि हमारे पास जब आप यार गाड़ी को स्टार्ट करते हो, ठीक है, और आपने जो है आप क्या करते हो कि आप ना जो ड्राइवर सीट वाला जो आपके पास गाड़ी का जो कह लें कि जो आपका दरवाज़ा है वो आप खोल देते हो। आपने नोट किया होगा कि गाड़ी जो है वो वाइब्रेट कर रही थी, जो दरवाज़ा जो वाइब्रेट कर रहा होता है, ऐसे ही है, ठीक है। सो वो जो वाइब्रेट कर रहा है ना वो बेसिकली एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए रिजल्ट को आप ज़ीरो ले आओ, यू कैन ओवरकम द वाइब्रेशंस, ठीक है। सो बेसिकली जो हम ये मैथ का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, उसकी इम्प्लीकेशन आपको यहाँ वाइब्रेशन के अंदर आपको नज़र आएगी, मगर चूँकि लाजमी होता है अभी आप लोगों का सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस और वो हम उसमें जाने नहीं वाले, बट मैं आप लोगों को वैसे बता रहा हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है ये आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशंस आप लोगों ने पढ़ी हैं उसको हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये जो तमाम ये जो फार्मूलाज भी हमने यहाँ डिराइव किए हैं, इसमें कह लें कि कहीं ना कहीं वो डिफरेंशियल इक्वेशन से ही डिराइव होगा, या जब आप लोग इसको खुद भी स्टडी करोगे ना आप देखोगे कि इसमें वो डिफरेंशियल इक्वेशंस यूटिलाइज हुई हैं, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों के लिए ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। ये मेरे पास एक चीज़ मैंने समझा कि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ। अच्छा, उसके बाद जो बाकी ये तमाम चीज़ें यार KT JG ओवर LI हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, और ये ओमेगा n ये दोनों के लिए इक्वल होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। एक शाफ्ट में अगर दो सिस्टम आप दो डिस्क लगा रहे हो, सो आप यहाँ से अगर एक नोन है आप दूसरा फाइंड आउट कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना अगर आपके पास ये 2 डिस्क ऑन शाफ्ट है ना, ठीक है, सो बेसिकली डिवाइसेस जैसे कि आपके पास शाफ्ट के फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें कि पिस्टन्स वगैरह आपके पास जिस तरह कैम शाफ्ट वगैरह होती हैं, ठीक है। सो
the piston pumps will have frequencies in a torque time function that correspond to pulses of operation multiplied by their rotational frequency. So basically कहने का मकसद इसका है, बल्कि इसकी एग्जांपल पढ़ लेते हैं, मैं फिर आप लोगों को क्लियर कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल, अ 4-cylinder engine will have strong forcing frequency component at 4 times its RPM. If this fourth harmonic coincide with the shaft critical frequency, there could be a problem. So basically कहने का इसका मतलब यह है कि यार ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो फर्स्ट मोड है ना वही आपके पास जो है ना हर जगह ही आपके पास ख़तरनाक हो. अब जिस तरह हमारे पास ये शाफ्ट का केस है ना, 4-cylinder इंजन में आप जो इसका आरपीएम जो है ना जो प्रोवाइड कर रहे हो, फ़र्ज़ करो कि वो 1000 आरपीएम प्रोवाइड कर रहे हो आप गाड़ी को, ठीक है. सो जो उसकी कहने की फ्रीक्वेंसी है, जो एम्पलीट्यूड इसका बनेगा ना 4000 आरपीएम पे, ठीक है, या फोर्थ हार्मोनिक जो इसको हम बोल रहे हैं, ठीक है. सो ये जो फोर्थ या फिर फोर्थ हार्मोनिक, या दूसरे अल्फाज में आप इसको कह लो कि ये फोर्थ नोड है, ठीक है, ये और ये मैं कह देता हूँ ये फोर्थ नोड है फ़र्ज़ किया. वो कहता है कि अगर ये फोर्थ नोड जो है ना अगर ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मीट कर जाए ना इंजन के केस में, तो डैट इज़ गोइंग टू बी कैटास्ट्रॉफिक, देन यू आर गोइंग टू हैव प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम, ठीक है. तब आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होंगी, कुछ चीज़ें ब्रेक वगैरह या कुछ चीज़ें ख़राब होने का ख़तरा मौजूद है, ठीक है. सो अब ये जो आप लोगों को लेफ्ट पे एक टेबल नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली रियल टाइम टेबल है टॉर्क का. आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे पास 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें सिर्फ पावर स्ट्रोक होता है जिसके अंदर हम पावर प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपके पास ये है, ठीक है. बाकी तमाम जो तीनों सिस्टम है वो बेसिकली इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मीट कर रहे होते हैं, या फिर कह लें कि उसी की वही एनर्जी जो है यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, ठीक है. सो बेसिकली आप इसको यूँ समझो, अगर आप इसको यूँ अरेंज करो, और मैं आप लोगों को थोड़ी सी एडवांस लेवल की बात बता देता हूँ कि हमारे पास 4 स्ट्रोक होते हैं, ठीक है. एक हमारे पास इनटेक होता है, ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है कंप्रेशन, फिर आपके पास आ गया आपने पावर जनरेशन जिसमें किया, और फिर आपके पास आ जाता है एग्जॉस्ट वाला, ठीक है. अगर आप इसको कह लो कि 1 2 3 4, अब आप लोगों को पता है कि जो मल्टीपल सिलेंडर सिस्टम होता है, यानी कि 4 सिलेंडर सिस्टम है, तो इसका मतलब है कि इसमें 4 पिस्टन है. सो हम इसको अरेंज कुछ इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले जो है ना अगर पहले के अंदर ये कन्फिग्रेशन चल रही है ना 1 2 3 4, सो दूसरे के अंदर कुछ इस तरह की कन्फिग्रेशन हो कि 4 हो, फिर यहाँ 3 हो, 2 हो, 1 हो, यानी कि यूँ हम चेंज कर रहे होते हैं कि थ्रू आउट गाड़ी में कोई ना कोई पिस्टन जो है ना वो पावर स्ट्रोक किसी ना किसी पिस्टन का चल रहा हो. ऐसा ना हो कि कोई ऐसा इंस्टेंस ना बने कि चारों जो है वो पिस्टन जो है कोई भी पावर जनरेट नहीं कर रहा, ठीक है. सो इस वजह से ये ज़रूरी होता है. तो अब यहाँ आपके पास क्या हो रहा है कि अगर आपके पास जो है ना ये पावर स्ट्रोक है, ठीक है, अब पावर स्ट्रोक जो प्रोड्यूस कर रहा है, ये देख रहे हो कि इसके ऊपर यहाँ टॉर्क पीक पे जा रहा है, ये पावर स्ट्रोक है यहाँ, ठीक है. तो पावर स्ट्रोक में बेसिकली ये कह रहा है कि आपके पास जो मैक्सिमम आपके पास जो आरपीएम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, अगर तो वो जो है ना 4 टाइम, ये उसका फोर्थ जो हार्मोनिक है अगर वो कंसाइड कर जाता है उसके साथ, ठीक है, तो डैट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट, ठीक है. सो आई ट्राइड कि जो है इसको हम जितना बेहतर इसको एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है. अली हसन 86 भाई कैमरा ऑफ कर लो, क्या आपने घर की छत दिखानी है या पंखा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? अरे वो मोबाइल छोड़ के चला गया, वह मज़े की बात ही है. अच्छा चलें, एनीवेज ठीक है. अगर आपके पास जो है ना मल्टीपल सिस्टम हो, ठीक है, बस ये लास्ट स्लाइड है, सॉरी 2 स्लाइड्स हैं, उसके बाद जो है ना हम ब्रेक करते हैं, ठीक है. अच्छा 2 डिस्क कॉमन शाफ्ट, ठीक है, हमारे पास जो है 1 नोड और नोड टॉर्जनल नेचुरल फ्रीक्वेंसी है. अगर आपके पास जो है 3 डिस्क्स होंगी तो आपके पास 2 नोड्स होंगी और 2 नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होंगी, ठीक है. जिस तरह आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ देखो, अब आपके पास ये 2 आपके पास डिस्क थी, तो इनकी एक सिंगल जो है एक सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी है. अगर आपके पास यहाँ मल्टीपल डिस्क हो जाएंगी ना, मसलन फ़र्ज़ करो कि आपके पास ये 1 2 ये 3, ठीक है. सो बेसिकली यहाँ क्या होगा कि ये एक सिस्टम, ये दूसरा सिस्टम, सो यहाँ एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी और यहाँ दूसरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है. सॉरी, इसको ओमेगा n1 कह देता हूँ, इसको ओमेगा n2 कह देता हूँ, ठीक है. सो जिस तरह मल्टीपल बढ़ती जाएंगी ना, तो n-1 आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसीज आती जाएंगी. अगर आपने 3 के लिए आपने फाइंड आउट करना ना, सो बेसिकली हमारे पास ये रिलेशन यूज़ होगा जो कि डिराइव हुआ है कहीं से, हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है.
फैज़ान ये क्या जैम फाइल्स भेज रहे हो यार? हम्म। अच्छा चलें, एनीवेज ठीक है। उसके बाद ये लास्ट स्लाइड है बिफोर जो है हम ब्रेक करें, ठीक है। बेसिकली बात ये आ जाती है कि हमने नेचुरल जो हमारे पास बाकी वाइब्रेशन थी हमने उनको कंट्रोल करने की बात की, बट टॉर्जनल का थोड़ा सा डिफरेंस है, सो हम इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास जो एक चीज़ यूज़ होती है, और आपने टेक्निकल एनालिसिस वगैरह अगर आप लोगों ने कार्स वगैरह के पढ़े हो या बाकी हम लोगों ने कई जगहों पर भी कवर किया था, एक रेशो यूज़ होती है विच इज़ कॉल्ड स्टिफनेस टू मैस रेशो, ठीक है। यानी कि बेसिकली स्टिफनेस टू मैस रेशो आसान भाषा में बेसिकली आपके पास K/M है, ठीक है। सो ये रेशो जो है ना जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, इसका मतलब है कि जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो उतनी बड़ी होगी, क्योंकि अगर आप लोगों को याद होगा, जिस तरह यहाँ याद है कि आपके पास ये स्क्वायर रूट ऑफ K/I है, और नॉर्मल सिस्टम में आपके पास जो है वो ओमेगा n इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ K/M होता था, ठीक है। सो K की जगह ये आ गया, और I की जगह बेसिकली वो mr²/2 था, ठीक है। सो बेसिकली मैथ यहाँ भी आ रहा है। सो अब आपके पास इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे जो है ना, अगर आपका पास मैस बढ़ता जाएगा तो आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी उतनी कम होती जाएगी। उसका नुकसान क्या है कि बहुत जल्दी आप जो है फर्स्ट नोड ऑफ वाइब्रेशन पे आ जाएंगे, ठीक है, सॉरी फर्स्ट मोड पे आ जाएंगे, ठीक है, विच इज़ अगेन कुड बी कैटास्ट्रॉफिक, ठीक है। सो बेसिकली हमने करना क्या कि हमने स्टिफनेस टू मैस रेशो बढ़ानी है, ताकि जो है हम जो हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसको जितना हम अवे लेके जा सकें उतना हम करें, ठीक है। दूसरी अप्रोच ये होती है कि आप जो है एक ट्यून्ड एब्जॉर्बर सिस्टम के अंदर ऐड कर देते हो, ठीक है। सो बेसिकली ट्यून्ड एब्जॉर्बर जो है ना बेसिकली एक मैस स्प्रिंग कॉम्बिनेशन है एडेड टू सिस्टम हुज प्रेजेंस ऑल्टर्स द सेट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसीज अवे फ्रॉम एनी डोमिनेंट फोर्सिंग फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, यूज इन लीनियर सिस्टम एज वेल। जो बेसिकली हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम देखा था, अब वो किसी सिस्टम में ऐड कर दो। स्प्रिंग जो है लाजमी बात है, उसमें स्प्रिंग की ये कैपेसिटी है कि वो बेसिकली एनर्जी को स्टोर कर देता है और बाद में रिलीज़ करता है। सो वो भी सॉर्ट ऑफ एज अ डैम्पर एक्ट कर सकता है। सो बेसिकली आप उस तरह का ट्यून्ड कोई एब्जॉर्बर या कोई डैम्पर ऐड कर दो, तो उसकी वजह से भी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लेट आपके पास से अचीव हो रही है, आप दूर मूव करा सकते हो, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है ना आपके पास है टॉर्जनल डैम्पर है, ठीक है। टॉर्जनल डैम्पर बेसिकली यूज़ होता है आपके पास इंजन्स के अंदर। जिस तरह अगर आप ये इमेज देखो ना, सो आपके पास ये क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है, और इसके साथ देख रहे हो पिस्टन्स वगैरह, सो ये सारे लगे हुए हैं। इस बैक एंड पे फ्लाई व्हील है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, जिसको मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, बेसिकली डैट इज कॉल्ड टॉर्जनल डैम्पर, ठीक है। ये टॉर्जनल डैम्पर है, इसको हम बेसिकली जो स्पेसिफिक है इसको हम लैंकेस्टर डैम्पर भी बोलते हैं, ठीक है, नेम्ड आफ्टर द पर्सन हु इन्वेंटेड इट, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या है कि आपके पास एक शाफ्ट है और शाफ्ट के अंदर जो है ना रबर मौजूद है या ऑयल मौजूद है। सो बेसिकली ये करता क्या है कि बेसिकली चूंकि ऑयल की विस्कोसिटी ज़्यादा है, सो बेसिकली ये डैम्पिंग प्रोवाइड कर रहा है। सो शाफ्ट की जो वाइब्रेशंस टॉर्जनल वाइब्रेशन आ रही है ना, प्रोड्यूस हो रही है कॉन्टीन्यूस इन द पावर स्ट्रोक, सो बेसिकली उसको क्या कर रहा है कि वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, और बाद में जो है ना इन द फॉर्म ऑफ हीट उसको डिसिपेट कर रहा होगा, ठीक है। बेसिकली रबर का आप लोगों ने यार एक हिस्टेरिसिस लूप पढ़ा होगा। हिस्टेरिसिस लूप का पता है आप लोगों को? बल्कि हिस्टेरिसिस लूप हम लोगों ने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में शायद कवर भी किया है कि आपके पास ये मैस है, ठीक है, ये यहाँ उसने एनर्जी स्टोर कर लिया। तो उसके बाद जब आप उसे करोगे, क्या नाम है, फोर्स को रिमूव करोगे, तो वो ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा बल्कि कुछ इस पॉइंट पे आएगा, क्योंकि यहाँ उसने जो है वो स्ट्रेन एनर्जी अपने अंदर स्टोर की हुई है, ठीक है। तो हिस्टेरिकल जो हिस्टेरिसिस लॉसेज हैं तकरीबन वही चीज़ ही है, वही चीज़ है यार। फिर आप उसे दोबारा एक्साइट करते तो वो कुछ इस तरह से मूव करेगा, ठीक है, कुछ यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, और ग्रेजुअली जो है वो फिर दोबारा आपके पास यहाँ मीट करेगा। सो बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड हिस्टेरिसिस लूप कंप्लीट जो है वो बेसिकली होता है। तो जो रबर जो है उसमें भी हिस्टेरिसिस डैम्पिंग होती है कि आपके पास ही स्ट्रेन एनर्जी स्टोर की है, और जब वो रिलीज़ करेगा तो दोबारा यहाँ मूव करेगा और ग्रेजुअली, और ये लूप कंप्लीट ये चलता रहता है, ठीक है। सो ठीक है जी। सो यहाँ जो है ना हम अभी फिल वक्त ब्रेक करते हैं, ठीक है। मेरे पास 11:54 हो रहे हैं, मीटिंग इसी तरह चलती रहेगी, ठीक है। और एग्जैक्ट हम 12 बजे इंशाल्लाह जो हम ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल छोटा सा न्यूमेरिकल है और ये यहाँ जाके ख़त्म हो जाना है, ठीक है, दैट्स इट। तो बिल्कुल ये छोटा सा कह लें कि थोड़ा सा काम रह गया हमारा, ठीक है। सो बाकी इंशाल्लाह हमने आज ये
ख़त्म करना है हर हाल में वाइब्रेशंस, ये सॉरी शाफ्ट का टॉपिक आज हमने ख़त्म करना है। हाँ क्या हुआ स्नान? नहीं नहीं, यही मीटिंग का लिंक रहेगा, ठीक है। आप लोग बेशक अपने मोबाइल्स वगैरह छोड़ के पानी शानी पीना है, घूमना फिरना है, जो मर्ज़ी करना है करो। 5 मिनट बाद दोबारा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यार ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, वो आधा घंटा भी कम है। न्यूमेरिकल बिल्कुल छोटा सा है, और उसके बाद सिर्फ 1-2 चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बतानी है, ठीक है। सो हार्डली 20-25 मिनट्स। हाँ जी यार, वाइब्रेशन ये